हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज से और इस क्लास से मैं आप लोगों को इतिहास विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और यह जो पाठ्यक्रम है वह आप लोगों की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी होगा। इससे पहले कि मैं इतिहास विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाना स्टार्ट करूं, सर्वप्रथम आप लोगों को कुछ सावधानियों के बारे में समझ लेना चाहिए, जिनके बिना आप लोगों को इतिहास विषय को समझना, पाठ्यक्रम को समझना कठिन हो जाता है। और यदि आप इन सावधानियों को रखते हुए पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहले तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और कमीशन की तैयारी ये होती है कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना कठिन हो जाए। तो आपको समझना होगा कि कमीशन की डिमांड क्या है, कमीशन प्रश्नों का लेवल क्या रखता है। क्योंकि जब तक आप कमीशन की डिमांड को नहीं समझोगे, प्रश्नों के स्तर को नहीं समझोगे, तब तक आप डिमांड के अनुरूप अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं कर पाओगे। नो डाउट कि आप लोगों में बहुत अधिक क्षमता है, लेकिन आवश्यक होता है सामने वाले की क्षमता का पूर्ण ज्ञान होना, सामने वाले की कमजोरियों का ज्ञान होना, उसकी ताकत का ज्ञान होना। इसके पश्चात आप एक अच्छी योजना बना करके फिर किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई फाइटर किसी फाइटर से फाइटिंग करने जा रहा है, वह फाइट करने जा रहा है, तो उससे पहले ही वह जो है सामने वाले की अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं तो उसे देखता है और उससे पता चलता है कि सामने वाला लड़ता कैसा है, उसकी कमजोरियां क्या हैं। या एक बैट्समैन है, वह किसी खतरनाक बॉलर का सामना करने से पूर्व उस बॉलर की कुछ रिकॉर्डिंग देखता है कि वह बॉलर बॉलिंग कैसे करता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी ताकत क्या है। इसके बाद वह योजना बना करके फिर फील्ड में उतरता है। तो आप लोग भी फील्ड में उतरें, इससे पूर्व प्रयास ये करना होगा कि आप लोग जो है एक बेहतर योजना बनाएं और अपनी क्षमता का विकास करें, ताकि एक बार फील्ड में उतरने के बाद या एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद असफलता के चांसेज नहीं रह जाएं। तो इस बात को समझना होगा। अब आप कैसे पता कर पाएंगे कि कमीशन की डिमांड क्या है या प्रश्नों का स्तर क्या है? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। आप अपने स्टडी टेबल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखें और पाठ्यक्रम रखें। ये दो तो होना ही चाहिए। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये आपको बताया जाएगा। अभी इस बात को समझें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पाठ्यक्रम ये तो आपके टेबल पर होने ही चाहिए। पाठ्यक्रम इसलिए क्योंकि आप इतिहास विषय पढ़ना शुरू कर दें, जाहिर सी बात है कि आप कोई न कोई बुक लेकर के आएंगे। और बुक की तो आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ती, क्योंकि दृष्टि आईएएस आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है वह आपके लिए सफिशिएंट होता है। क्लास, यदि लेक्चर की बात की जाए, क्लास नोट्स की बात की जाए, और उसके अतिरिक्त जो है स्टडी मटेरियल जो आपके पास पहुंचता है, यदि आप इतने पर फोकस करते हैं और इतने पर कमांड कर ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका चयन सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन कोई भी बच्चा यदि अलग से कोई बुक पढ़ता है, तो देखो आपको जो स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा दृष्टि आईएएस की ओर से, वह तो एग्जाम ओरिएंटेड है। लेकिन जो बुक आप पढ़ेंगे वह आवश्यक नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप कोई भी बुक उठा लेते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वह बुक जो है आरओ एआरओ के एग्जाम को टारगेट करते हुए लिखी गई हो, या स्टेट पीसीएस या आईएएस के एग्जाम को टारगेट करते हुए लिखी गई हो। बुक में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपके काम की नहीं होती, और बहुत सी बातें आपके काम की होती हैं। अब विचार करके देखिए, यदि आप अनावश्यक बातों पर फोकस करते हैं, उन्हें पढ़ जाते हैं, तो आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। अब आप ये मत सोचिएगा कि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। देखो, पढ़ना तो है ही, अब बिना पढ़े तो कार्य चलेगा नहीं। लेकिन जब आप बहुत अधिक पढ़ जाते हैं तो आप जानते हैं अच्छा खासा पाठ्यक्रम है, और सारी बातें दिमाग में रख करके एग्जाम हॉल तक जाना होता है, और बहुत कम समय में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। यदि आप अनावश्यक बातों को दिमाग में रखेंगे तो यकीन मानिए, लंबी दूरी तक यदि आप अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा करके जाना चाहते हैं तो चलना कठिन कार्य हो जाता है। बोझ उतना ही उठाइए जितना आवश्यक हो, और जितना लेकर के आप एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं तो लक्ष्य तक पहुंच सकें। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा। पाठ्यक्रम सामने हो
तो उसका लाभ ये होता है कि आपको मान के चलिए कि जीरो से आगे बढ़ते हुए आपको जीरो से आगे बढ़ते हुए आपको जीरो से आगे बढ़ते हुए 100 तक पहुंचना है। आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स से क्या होता है कि कुछ बातें आप काम की पढ़ेंगे, फिर बेकार की, फिर काम की, फिर बेकार की, फिर काम की, फिर बेकार की। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से अगर आप यात्रा करेंगे तो आप कम दूरी है लेकिन उसे बहुत बड़ी दूरी बना ले रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसे जो है उसमें आवश्यकता से अधिक समय लगा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा रास्ता आप इस प्रकार से तय कर रहे हैं कि वह लंबा रास्ता हो जा रहा है। यदि आप पाठ्यक्रम पर फोकस करते हैं तो फिर आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप सिर्फ आवश्यक बातों पर ही ध्यान देते हैं और आवश्यक बातों पर ध्यान देते हुए एक निश्चित समय में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय में सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता से भी अधिक समय लगता है। दोनों में अंतर जानते हैं क्या होता है? सिर्फ क्षमता का अंतर नहीं होता कि एक में अधिक क्षमता है, एक में कम क्षमता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्षमता तो बढ़ाने से बढ़ जाती है। अंतर होता है दोनों की योजना में, और योजना बनाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन में। कौन योजना बनाने के पश्चात दृढ़ प्रतिज्ञ होकर फिर योजना के लिए खुद को समर्पित कर देता है, लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर देता है, उसका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकता, वह एकाग्रचित्त होकर के पढ़ता है और कुछ ही समय में सफलता ले लेता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये अलग बात है कि वह एक दिन जो है उनसे दूर भागता रहता है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। एक और बात भी समझिए, जैसे मान के चलिए कि 100 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं उदाहरण के लिए, तो कमीशन क्या करता है कि 25 क्वेश्चंस बहुत आसान बनाता है। इसे देख करके कुछ बच्चे जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हुए होते हैं वो उत्साहित हो जाते हैं कि बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये तो मैं बस एग्जाम में बैठते ही एग्जाम क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसके बाद के 25 क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं। यहां तक कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी गंभीर होकर तैयारी किया हुआ है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाता है। इसके बाद के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े कठिन नहीं होते, काफी कठिन होते हैं। और इनके उत्तर वही दे सकता है जिसने, देखो जैसे इतिहास विषय की मैं बात करूं तो इतिहास विषय पढ़ते समय बहुत से बच्चे सोचते हैं कि तथ्यों को याद करना है। मैंने भी बचपन में सुन रखा था कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत बेवफा, शाम को रटा सुबह सफा, इस प्रकार की अनाप शनाप बातें। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इतिहास विषय जो है यह रटने का विषय नहीं है, यह तो समझने का विषय है। हमारे आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, उन पर क्या गुजरी है, क्या अच्छा समय उन्होंने देखा, क्या बुरा समय देखा, उन्होंने क्या सीखा और क्या अपनी भावी पीढ़ियों को सिखाने का प्रयास किया। जब आप यह सब कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आप इतिहास विषय का पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते। बहुत ही आसान कार्य है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये, और बहुत कम समय में आप लोगों को लग जाएगा। और बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को इतिहास विषय का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि पूरा का पूरा एक जैसे रोड मैप बनना जिसे कह दिया जाए, या फर्स्ट लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक सीक्वेंस में सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैं अलग अलग टॉपिक करके आपको इतिहास नहीं पढ़ाता, बस समझ लो कि मैं एक कहानी स्टार्ट करूंगा और वह कहानी जो है शुरू करूंगा और अंत होते होते आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि मेरे लेक्चर में आप 2 मिनट का गैप भी नहीं कर सकते। और गलती से अगर किसी ने बीच में से लेक्चर देखना शुरू किया या एक लेक्चर छोड़ करके आगे देखा, उसे अपनी प्रतिभा पर आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास हुआ। देखो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अगर ऐसा हुआ तो बस समझ लीजिए कि गड़बड़ी हो जाएगी। ये ऐसा ही होगा जैसे नाव में एक छेद हो जाए तो कितना भी कुशल नाविक हो, लेकिन समुद्र के बीच में नाव है, लहरों के बीच में नाव है, तो कब तक बचेगा? वह छेद नाव को ले डूबता है। वही छेद आपको नहीं होने देना है। आप इसको क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग देखिएगा, आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ करके जाते हैं और पाठ्यक्रम का जो हिस्सा या जो टॉपिक जिस पर आपकी पकड़ कमजोर होती है, आप नोटिस करेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कमीशन को पता हो और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे देगा। अब ऐसा कैसे होता है ये आप समझें, लेकिन ऐसा होता है। तो इसलिए अपना कोई कमजोर हिस्सा रहने ही मत दीजिए। इतनी सॉलिड तैयारी कीजिए, इतना मजबूत पकड़ बनाइए पाठ्यक्रम पर
कि कहीं से भी ऐसा प्रश्न आने की संभावना ही ना रह जाए कि आप उसका उत्तर ना दे पाएं। कुल मिला-जुला करके मैं चाहता हूं बच्चों कि आप अभिमन्यु बन करके चक्रव्यूह के अंदर ना घुसें, आप अर्जुन बन करके चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएं। कमीशन द्वारा जो चक्रव्यूह तैयार किया जाता है, दरअसल कमीशन को भी अर्जुन सेलेक्ट करने होते हैं, वो अभिमन्यु को सिलेक्ट करना नहीं चाहता। तो आप अभिमन्यु बन करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप चक्रव्यूह का भेदन कर ले जाएंगे। इसलिए कोई भी कमजोर हिस्सा मत बनाइएगा। कहीं पर भी ऐसा मत कहिएगा कि सर यहाँ पर तो मेरा ध्यान भंग हो गया था, हल्की सी नींद आ गई थी, इस टॉपिक को तो मैंने ध्यान से सुना ही नहीं और वहीं से क्वेश्चन आ गया। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव है, और ऐसा बच्चे करते हैं, समझाने के बाद भी यह गलतियां करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं पहले ही बता दे रहा हूं कि क्लास के बाद, प्रतिदिन क्लास के बाद 5 से 10 मिनट मैं आप लोगों के डाउट्स लिया करूंगा और बीच बीच में जूम सेशन भी होता है, उसमें आप लोगों के डाउट्स लिए जाते हैं। तो जब तक मैं बोलूं ध्यानपूर्वक सुनिए, लास्ट में मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूंगा। हाँ, अभी फर्स्ट लेक्चर में मुझे आपको ये बताना है कि इतिहास विषय समझना कैसे है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप मुझे सुनते रहें। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले विस्तार से किसी भी टॉपिक पर चर्चा करूंगा और उसके बाद विस्तार से काफी कुछ नोट भी करा दूंगा। इससे क्या होगा कि देखो, भले ही यह क्लास ऑनलाइन मोड में है किंतु मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों की टॉपिक पर मजबूत पकड़ बन जाएगी, पाठ्यक्रम पर मजबूत पकड़ बन जाएगी और आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। तो इसलिए निश्चिंत रहें, ध्यानपूर्वक मुझे सुनते रहें। मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नोट कराऊंगा और काफी कुछ आपको स्टडी मटेरियल से प्राप्त हो जाता है, तो यह सब कुछ मिला जुला करके, जैसा कि मैंने कहा, आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपके पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होगा, सफिशिएंट नॉलेज होगा जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करा सकेगा। हाँ, पढ़ने में कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। आप जानते हैं भारत के लोग जो सफल होते रहे हैं उनका 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 विचार क्या रहा है, या विद्वान लोगों ने कहा क्या है, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। तो ये करना होगा। मतलब सोना तो है, ऐसा नहीं कि सोना ही नहीं है ना, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। बस ये है कि चैन से बैठो मत जब तक सेलेक्ट ना हो जाओ, ये करना होगा। तो कहने का आशय ये है कि जो अब ये 25 प्रश्न होते हैं बच्चों, मैंने कहा कि कुछ बच्चों को लगता है कि इतिहास विषय मतलब तथ्यों को रटना, बट ऐसा है नहीं। इतिहास विषय आपकी समझ को बढ़ाता है और एक अधिकारी के लिए समझ का बेहतर होना बहुत आवश्यक होता है। उसकी समझ का बेहतर होना, थॉट लेवल इंक्रीज होना बहुत आवश्यक होता है। तभी तो आप सामान्य लोगों से कहीं अलग होते हैं, आप विशेष हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका थॉट लेवल जो है बाकी लोगों से कहीं ऊपर होता है और वह सब होता है यह पाठ्यक्रम पढ़ने से। पाठ्यक्रम डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपकी समझ को बढ़ाने में योगदान करता है। तो इस पाठ्यक्रम को बोझ समझ करके मत पढ़िएगा, एक बहुत बड़ा अवसर समझ करके पढ़िएगा जो आपको मिला है अपनी क्षमता को बढ़ाने का, अपनी समझ को बढ़ाने का। अब जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उनका उत्तर तो तथ्य रटने वाले दे ले जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो यहाँ जो 50, मैंने कहा कि 50 क्वेश्चन तक तो फिर भी ठीक ठाक आते हैं ना, बहुत कठिन, कुछ तो बहुत सरल, कुछ थोड़े कठिन, लेकिन उसके बाद के 25 क्वेश्चंस काफी कठिन आते हैं। दरअसल ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट और फैक्ट में क्या अंतर है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैं ये भी स्पष्ट करूंगा। थोड़ा सा और समझें। इसके बाद के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत अधिक कठिन आते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रश्नों की तुलना में आप लोगों को समय कम दिया जाता है। मतलब कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब सोच के देखिए, कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों का उत्तर कौन दे पाएगा? जिसने अच्छा खासा अभ्यास किया हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया हो, टेस्ट सीरीज लिया हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व किया हो और एग्जाम हॉल में बैठने से पूर्व कई बार एग्जाम हॉल के माहौल को अनुभव करता हुआ, फील करता हुआ प्रश्नों का उत्तर दिया हो। कारण यह है कि कुछ प्रश्न दिखने में बड़े आसान होते हैं लेकिन वो उनका उत्तर बड़ी आसानी से बच्चे गलत कर जाते हैं। वो भी कमीशन जो है उसकी एक योजना होती है कि बच्चा यहाँ पर गलत करेगा। कमीशन को भी पता होता है कि एग्जाम हॉल में आपके माइंड की स्पीड बहुत तेज होती है। आप जरा सा चूके नहीं कि गलती हो गई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वाली स्थिति होती है।
जिसने अधिक से अधिक अभ्यास कर रखा है वही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, वो भी सही उत्तर। ऐसा नहीं मतलब अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देना है तो आप गलत भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, सही उत्तर। तो आपको अभ्यास भी करना होगा। अब जिसके तथ्यों पर पकड़ हो, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो, यानी कि जिसने अभ्यास बहुत अच्छा कर रखा हो, जिसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो। कई प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों, उसमें समझ में ही नहीं आता कि बी वाला सही है कि सी वाला सही है, तो कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। यह सब कुछ जब आप अच्छा बना लेंगे तब आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस क्षमता को पा लेने के बाद, इतनी क्षमता बढ़ा लेने के बाद आप लोग एक नहीं जितने भी एग्जाम में बैठते हैं सारे क्लियर कर जाते हैं। आपने देखा है कुछ लोग एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, कुछ लोग एग्जाम में बैठे नहीं कि क्लियर हुआ नहीं, ऐसा होता है ना। तो यही अंतर होता है दोनों में। एक बार आपने लेवल मेंटेन कर लिया उसके बाद फिर तो समझ लीजिए कि आप ही शहंशाह हैं, आप ही बादशाह हैं उस फील्ड के, अपनी फील्ड के। ये समझना है। अच्छा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट में मतलब मैं क्या अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं ये भी समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताएं महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में लंबे समय से निवास कर रहे थे वो भारत कब आए। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सर 1915 ईस्वी में। मैं आपसे कहूं बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कौन था, फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया कौन था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो बता देंगे कि सर चंद्रगुप्त मौर्य था। मैं कहूंगा कि भारत का पहला साम्राज्य कौन था, तो आप में से बहुत से लोग बता देंगे कि सर मगध साम्राज्य था। ये तथ्य हैं, ये फैक्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप सोचना शुरू कर देते कि मगध साम्राज्य अगर भारत का पहला साम्राज्य था तो क्यों, कहां पर था, ये याद रहे। इतिहास विषय को आप बेहतर तरीके से तब समझ सकते हैं जब मानचित्रों का सहयोग लेकर इतिहास पढ़ें। और एक और बात, आपके जितने भी विषय हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, जीएस के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, ये सभी विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं। एक दूसरे का सहयोग लेकर के ही आप सारे विषयों को समझ सकते हैं। जब तक आपको भूगोल विषय का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है आपके लिए इतिहास विषय समझना कठिन कार्य हो जाएगा। यदि इतिहास विषय का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है तो भूगोल विषय समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो पहले मैं भूगोल विषय का ज्ञान लेकर क्यों, नहीं, मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा। मैं एकदम बेसिक से उठाकर आपको समझाऊंगा। मैं मानचित्र के सहयोग से ही आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। तो मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्वयं में यह क्षमता विकसित करिएगा। तो आप जितने क्वेश्चंस का आंसर देने की स्थिति में होते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस का अधिक आंसर दे ले जाते हैं और आप लोगों से बढ़त बना लेते हैं। अब बात की जाए मगध कहां था, तो बच्चों एक समय संपूर्ण भारत में अगर बात की जाए, संपूर्ण भारत के बड़े क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में तो नहीं, 16 महाजनपद थे। महाजनपद क्या थे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, जैसे आज भी कहीं कहीं जिले को लोग जनपद कह देते हैं। तो अगर जिला है मतलब एक बड़ा आकार, उससे छोटी अगर प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो तहसील, उसके ऊपर जिला। अब जैसे जिला जनपद, विचार करो कि अगर महाजनपद नाम है तो मतलब आकार जिले से भी कहीं बड़ा रहा होगा। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके आप इस बात को समझिए, मतलब बड़ा आकार रहा होगा। महाजनपद, 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। देखो बच्चों, जैसे आज की डेट में कई प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, वैसे ही एक समय पर प्रशासनिक इकाई के रूप में जन था। मैं इस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, बस कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इतिहास विषय को समझना होता है। जन के आकार में वृद्धि हुई, उसका क्षेत्र बढ़ा, तो यह हो गया आपका जनपद। और अगर जनपद के भी आकार में वृद्धि होती जाए, आप कहेंगे कैसे आकार में वृद्धि होती जाएगी, कोई बच्चा थोड़ी नहीं है इंसान या जानवर का कि धीरे धीरे बढ़ता गया। तो देखो ऐसा है कि जैसे आज की डेट में कहीं कहीं देखो आप गांव हैं और उसके आसपास जंगल है, तो धीरे धीरे करके जंगल काट करके लोग बसते जाएं तो गांव क्या होगा, उसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो जिस समय की बात हो रही है, भारत में घने जंगल थे, मुट्ठी भर लोग भारत में निवास करते थे, जंगल कटते गए, लोग बसते चले गए। तो जैसे मान के चलो एक जन है, आकार बढ़ा तो जनपद हो गया, और आकार बढ़ा तो महाजनपद हो गया, महाजनपद। और आकार बढ़ा इसका तो ये हो गया राज्य, राज्य स्थापित हुए।
अब यदि छोटे छोटे कई राज्य हों और एक राज्य दूसरे राज्य पर कंट्रोल कर ले, फिर तीसरे पर कर ले, फिर चौथे पर कर ले, तो ये बन जाएगा साम्राज्य। ये बन जाएगा साम्राज्य। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में मगध एक ऐसा महाजनपद था जो राज्य के रूप में ही नहीं विकसित हुआ, साम्राज्य के रूप में भी विकसित हुआ। क्यों? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोचना कैसे है, तो पहले आप यह समझिए कि क्यों। खुद से प्रश्न करिए, मगध ही क्यों, दूसरा कोई क्यों नहीं। तो आप खुद से ही ऐसा सोचें कि हो सकता है मगध की सेना बड़ी शक्तिशाली रही हो, मगध के पास विशाल सेना रही हो, आसपास के राज्यों पर उसने कब्जा कर लिया हो। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि यदि बड़ी सेना होने से ही युद्ध जीते जाते तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज भारत को गुलाम बना लेते? देखो ये बातें आप जानते हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आना चाहिए कि यदि मुट्ठी भर सेना, यदि बड़ी सेना से युद्ध जीते जाते तो 1905 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो जाता। यदि बड़ी सेना होने से ही युद्ध जीते जाते तो 4-4, 5-5 देशों ने मिल करके इजराइल पर अटैक किया हुआ है और इजराइल को पराजित नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि यदि सेना छोटी भी हो और हथियार बहुत अच्छे हों तो भी वह सेना विजय प्राप्त करती है। इजराइल के पास हथियार बहुत अच्छे हैं, जापान के पास हथियार बहुत अच्छे हैं। अब आप सोचेंगे प्राचीन काल में क्या आज की तरह मिसाइल वगैरह रहती रही होगी क्या? जिस काल की बात हो रही है, मगध की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि नहीं, उस समय तो तलवारों से लड़ाई होती थी, ये तो आप जानते ही हैं। अब आपको सोचना होगा तलवार लोहे से बनती थी, तो भारत में कहां कहां लोहा पाया जाता था, किन क्षेत्रों को लोहा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, किन लोगों को? तो आपको पता चलेगा मगध मतलब बिहार में एक समय राजधानी थी, पाटलिपुत्र वर्तमान समय का पटना। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के ही पास की बात की जाए, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, लोहा उपलब्ध है। अब सोचो मगध को लोहा मिला होगा और लोहे से वह तलवारें बना सकता है। मगध बिहार में है तो बिहार में कृषि योग्य भूमि है, कृषि कार्य अच्छा होता है और भी अच्छी जनसंख्या भी निवास करती है। अब सोच के देखो, मगध के शासक को अच्छी आय भी प्राप्त होगी, विशाल जनसंख्या, कृषि कार्य में संलग्न, तो अच्छा खासा टैक्स मिलेगा और अच्छी आय प्राप्त होगी, जनसंख्या भी है, तो वो बड़ी सेना भी बना सकेगा, बड़ी सेना का गठन। लोहे की उपलब्धता है तो अच्छी तलवारें भी होंगी, अच्छे हथियार भी होंगे। और यदि इन सभी विशेषताओं का लाभ लिया जाए तो विचार करने योग्य बात यह है कि क्या अन्य किसी महाजनपद में भी यह सब रहा होगा क्या? आप ऐसे समझें, दक्षिण भारत की ओर बढ़िए, क्या दक्षिण भारत में कृषि कार्य अच्छी तरह से होता रहा होगा क्या? आज तक नहीं होता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कृषि कार्य बेहतर होता है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं। विशाल जनसंख्या उत्तर भारत में निवास करती है आज भी, दक्षिण भारत में नहीं। अच्छा, उत्तर भारत में ही उत्तर प्रदेश में किसी महाजनपद का विकास हो गया होता तो आपको यह सोचना पड़ जाएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में लोहा मिलता रहा होगा? क्या मगध को जिन विशेषताओं का लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में भी वही विशेषताएं रही होंगी? एक और बात जो मैटर करती थी कि कौन सा क्षेत्र कितना शक्तिशाली होगा, कौन सा राज्य कितना शक्तिशाली होगा, शासक की क्षमता, योग्यता। मगध के जो शासक रहे थे वो बड़े योग्य थे और कुल मिला जुला करके इन्हीं विशेषताओं का लाभ उठाते हुए मगध जो है वह मगध साम्राज्य बना और इतना शक्तिशाली बना कि आप लोगों ने सिकंदर का नाम जरूर सुना होगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने दुनिया का बड़ा क्षेत्र जीता, लेकिन सिकंदर की सेना मगध साम्राज्य से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाई। सिकंदर के भारत में जो अंतिम शब्द थे सेना के लिए कि इन कायरता से भरे हुए दिलों में कौन साहस भरे, मेरे बस की बात नहीं, चलो वापस चलो। मगध साम्राज्य पर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई सेना। इतना ही नहीं, मगध की इन्हीं विशेषताओं का लाभ उठाकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। मगध में ही बैठ करके विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, लगभग संपूर्ण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा। इसीलिए कहा गया फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डीप में लेकर जाइए। मैंने अभी अभी कहा कि उत्तर भारत में विशाल जनसंख्या निवास करती है, आज भी पहले भी करती थी। मैंने कहा कि उत्तर भारत में कृषि योग्य भूमि अधिक है,
दक्षिण भारत की अपेक्षा। अब विचार करो, यदि कोई भी शक्ति उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर ले तो उसकी आय कितनी अधिक, उसकी शक्ति कितनी अधिक, और फिर उसकी टक्कर कोई ले पाता क्या भारत या विश्व में? अब आप जब इतिहास की ओर आंख उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में लगभग संपूर्ण भारत पर कंट्रोल करने वाली शक्तियां अधिकतर उत्तर भारत से रही थीं। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, चाहे समुद्रगुप्त यानी भारत का नेपोलियन हो, या आने वाले समय में अलाउद्दीन खिलजी हो, या अकबर औरंगजेब जैसे लोग रहे। राजा जहां पर बैठता था उस क्षेत्र को राजधानी कहते थे। आप नोटिस करिए कि भारत की राजधानी अधिकतर रही कहां है, नॉर्थ इंडिया में कि साउथ इंडिया में? आज देख लो, दिल्ली है नॉर्थ इंडिया, कभी दिल्ली के बगल उत्तर प्रदेश में आगरा नॉर्थ इंडिया, कभी बंगाल में मैंने कहा पाटलिपुत्र नॉर्थ इंडिया, कभी बंगाल में कलकत्ता नॉर्थ इंडिया। अब आप सोचो, यदि उत्तर भारत के इस बड़े क्षेत्र पर कोई नियंत्रण स्थापित कर दे, उसकी शक्ति में अपार वृद्धि हो जाती थी, और वह चाहता तो दक्षिण भारत पर भी कब्जा कर लेता, वह चाहता तो विश्व पर भी कब्जा कर लेता। उत्तर भारत पर कब्जा करने वाली शक्तियां ये महत्वाकांक्षा पालती रही हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, यही उत्तर भारत पर कब्जा करके आय और शक्ति में अपार वृद्धि कर बैठा था। और यही उत्तर भारत है जिसमें महत्वाकांक्षा होती थी, भारतीय शासक हो या विदेशी शासक हो, उत्तर भारत पर कंट्रोल करने के लिए जान लगा देते थे। उन्हें पता था इससे क्या लाभ होगा। चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, उत्तर भारत पर कंट्रोल करने के लिए ताकत झोंक दिया, चाहे वो बाबर हो, उत्तर भारत पर कंट्रोल करने के लिए ताकत झोंक दिया, और चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जिस दिन वह उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर लेगी, दिल्ली से लेकर बंगाल तक। आपने सुना होगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने दिल्ली, अवध और बंगाल, मतलब ये दिल्ली से लेकर, मैं आपको यहां पर देखिए मैप पर थोड़ा सा, अगर आप इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की, ये दिल्ली से लेकर के यहां बंगाल तक विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये बेहतरीन कृषि कार्य होता है यहां पर। उत्तर प्रदेश देखिए आज भी उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है, जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 पर है। यदि किसी भी शक्ति का इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित हो जाए, याद रखना इतिहास में भी और आज भी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है ये। यह क्षेत्र राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। कोई भी इस क्षेत्र में पॉपुलर हो जाए तो भारत क्या संपूर्ण विश्व में पॉपुलर हो जाएगा। और ज्यादा क्या कहा जाए, गुजरात के सीएम हुआ करते थे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जी, और जिस दिन नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करना हुआ, सांसद का चुनाव कहां से लड़ा, तो उत्तर प्रदेश से। और आज की डेट में आप देखिए, अगर इस क्षेत्र में कोई भी पॉपुलर है, विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र, सरकार में कौन आएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ के लोग। एक समय इन क्षेत्रों पर जो कब्जा कर लेता था वह भारत में सबसे शक्तिशाली हो जाता था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार से जब आप कॉमन सेंस का यूज करते हुए बातों को समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब देखो, मैंने इतनी सी बात बताई, अब जब मैं आपको पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू करूंगा और मैं कहूंगा देखो ये बड़ा महत्वाकांक्षी है, भारत पर कब्जा करना चाहता है, तो आपके दिमाग में यह बात हिट करेगी कि ये उत्तर भारत पर कंट्रोल करने का प्रयास तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर कंट्रोल कर लेगा तो आय बहुत बढ़ जाएगी, शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, फिर भारत क्या विश्व में शायद ही कोई इसके टक्कर करे। ये बातें आपके लिए जानना आवश्यक है। तो मानचित्र के सहयोग से इतिहास पर इतिहास पर मजबूत पकड़ आपको बनाना है। दूसरी बात, मानचित्र के सहयोग से इतिहास पढ़ना है, ये मैं थोड़ा और स्पष्ट करने चल रहा हूं। और साथ ही साथ एक बात और समझिए, कभी कभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत के इतिहास पर ही आप केंद्रित नहीं रह सकते, आपको भारत के बाहर निकलना पड़ता है, आपको विश्व में घटित घटनाओं के बारे में भी जानना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि विश्व में कोई घटना घटित हुई तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ये बात आपको समझना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने चल रहा हूं, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहीं से प्रश्न पूछे जाने। लेकिन बहुत सी बातें भारत में जो होंगी, बहुत सी घटनाएं जो घटित होंगी, उसको बताने से पूर्व, या वह बातें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए, मैं विश्व में तत्कालीन समय में क्या हो रहा था वह भी बताऊंगा, तभी बातें स्पष्ट होंगी।
मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको उदाहरण दे दे रहा हूं, आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ जाएंगे। जैसे एक घटना घटित हुई, आप लोगों ने सुना होगा कि वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आया था। कई स्थानों पर लिखा हुआ मिलता है कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। यद्यपि यह बात सही नहीं है। कारण यह है कि वास्को डिगामा तो भारत पहुंचा है 1498 ईस्वी में, और वास्को डिगामा से 1700-1800 वर्ष पूर्व तो यूरोप से सिकंदर भारत आ चुका था। तो सिकंदर को तो पता था भारत कहाँ है, भारतीयों को भी पता था सिकंदर कहाँ से आया था, मतलब यूरोप कहाँ है, तो भारत कहाँ गायब हो गया था। इससे बहुत पूर्व हड़प्पा की सभ्यता हुआ करती थी। भारतीय व्यापारी यूरोप तक से जाकर व्यापार किया करते थे। अगर ये कहा जाए कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो बात समझ में आती है, क्योंकि कोलंबस ने पहली बार अमेरिका की खोज की। यद्यपि अब इस पर भी थोड़ा सा विवाद होने लगा है, लेकिन भारत के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब आप सोचेंगे फिर क्या किया वास्को डी गामा ने। कुछ लोगों को पता होगा कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ न्यू ट्रेड रूट फॉर इंडिया। वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की। लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं। आप देखिए, वास्को डी गामा ने जो कुछ किया, यदि आप इसे मानचित्र से समझते हैं तो यकीन मानिए आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। आप देखेंगे कि वास्को डी गामा के कार्य से पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया था। संक्षेप में बताता हूं, अभी मैं आपके पाठ्यक्रम पर नहीं आया हूं, थोड़ा सा बस समझिए कि कैसे इतिहास विषय को पढ़ना है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इतिहास पढ़ाता हूं, इसीलिए मुझे इतना सब कुछ आपको बताना पड़ रहा है। हाँ, एक बात और, मैं थोड़ा सा इमोशनली इतिहास पढ़ाता हूं, यह मेरी शैली है। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बिल्कुल इमोशनल मत होइएगा। कारण ये है कि जैसे कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाए, जोर जोर से रोने लग जाए कि सर सर में दर्द है, बदन में दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुरंत इलाज करिए। और उसका दर्द देखकर डॉक्टर भी रोने लग जाए कि सर रोइए मत, मुझसे आपका रोना देखा नहीं जा रहा, तो इलाज कौन करेगा? दोनों तो साथ में बैठकर रोने लग जाएंगे। तो देखो, मैं आपको भारत के इतिहास से परिचित कराऊंगा, तो मैं इमोशनली पढ़ाऊंगा कि आप लोग मेरे लेक्चर के साथ कनेक्ट हो जाए, आप लोग घटनाओं को, बातों को थोड़ा सा फील कर सके, उससे जुड़ सकें। और जब आप लोग किसी भी चीज से जुड़ करके, दिल लगा करके जब कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए वह इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनली इतिहास विषय पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल इमोशनल मत होइएगा, शांतिपूर्वक पढ़ते रहिएगा, है ना। इमोशनल होंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी स्थिति में वास्को डी गामा ने क्या किया, थोड़ा सा संक्षेप में समझिए। भारत और यूरोप के मध्य आने जाने के कई मार्ग थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता था, व्यापारिक संबंध कायम थे। जो मार्ग थे वो देखिए, यूरोप और इधर अफ्रीका के बीच में यहाँ भूमध्य सागर है, और यहाँ से कोई भी निकलता था तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा भूमि थी, यहाँ शिप से निकला तो शिप डायरेक्ट नहीं आ पाती थी भूमध्य सागर से लाल सागर में। बहुत बाद में यहाँ स्वेज नहर ओपन हुई, फिर डायरेक्ट भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ गया। पर ये बात बहुत बात की, आरंभ में थोड़ी सी समस्या होती थी इस मार्ग से, लेकिन मार्ग था। भूमध्य सागर से कोई भी लाल सागर आया, फिर लाल सागर से आगे बढ़ा अरब सागर, फिर भारत पहुंच गया। ये तो हो गया समुद्री मार्ग। जमीनी मार्ग भी था भारत से यूरोप के मध्य। दोनों ही महाद्वीपों में, महाद्वीप क्या, जैसे यूरोप में और भारत में व्यापार होता था। लेकिन बहुत बाद की बात है, ये व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए, इन्हें रोक दिया गया। अच्छा, रोका किसने? यहाँ भारत और यूरोप के बीच में बहुत से लोग रहा करते थे, बहुत सी जनजातियां थी, कबीले थे, जो आपस में लड़ा करते थे। यूरोप के क्षेत्र फिर भी व्यापार करके समृद्ध थे, भारत भी बहुत समृद्ध देश था। बीच में बहुत सारा एरिया ऐसा था जो रेगिस्तान था, जहां पर व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। तमाम जनजातियां थी, आपस में लड़ती मरती रहती थी, एक दूसरे को लूटते थे लोग, यही स्थिति थी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई, जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया उन्हें एक पहचान दी गई, मुस्लिम। अब उनकी कबीलाई पहचान नहीं रह गई, एक पहचान मुस्लिम, और एक भावना भरी गई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम बंधुत्व की भावना। और फिर इस्लामिक राज्य की नींव पड़ी, और धीरे धीरे करके लोगों ने साम्राज्य निर्माण करने का प्रयास किया, धर्म के प्रचार का प्रयास किया, धर्म के प्रसार का प्रयास किया। बच्चों, इसी क्रम में
जो जनजातियों का आंतरिक संघर्ष था वह बाह्य संघर्ष की ओर मुड़ गया। लोग संगठित होकर के साम्राज्य विस्तार के लिए, धर्म के प्रसार के लिए निकल पड़े। अब यहां से अगर सऊदी अरब से बात की जाए तो धीरे धीरे करके यहां पर जब साम्राज्य का निर्माण होगा, एक बड़े क्षेत्र पर मुस्लिम शक्तियां कब्जा करेंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अफ्रीका पर अटैक, यूरोप पर अटैक, इंडिया पर अटैक, ऐसा होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया, महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया, है ना, मोहम्मद गोरी अटैक्ड इंडिया। तो इन शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया। अफ्रीका पर भी अटैक हुआ, यूरोप पर भी अटैक हुआ। 1453 ईस्वी की बात है, मुस्लिम शक्तियों में तुर्क थे और तुर्कों ने अटैक करके यूरोप के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी के पश्चात यूरोप से भारत आने के जो सभी प्रचलित व्यापारिक मार्ग थे वो अवरुद्ध हो गए। भारत की बहुत सी वस्तुएं यूरोप के लोगों को अत्यधिक प्रिय थी। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, सुनिए और बस सुनते रहिए। अभी देखिए, कुछ समय में आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि सर किस प्रकार से हमें इतिहास पढ़ाने वाले और कैसे हमें इतिहास पढ़ना है कि बातें अच्छी तरह से समझ में आए। मैं एक भी तथ्य आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि बस लिखवा दूं, उसके पीछे की कहानी आप ना जानते हो। और कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूं कि कुछ समय तो मैं आपकी समझ बढ़ाऊंगा, फिर आपकी समझ ऐसी बढ़ जाएगी कि मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसके आगे भी समझ जाएंगे, अब ऐसे होने वाला है। इस प्रकार की समझ का विकास मैं आप में करना चाहता हूं, तभी आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अब यूरोप, भारत की बहुत सी वस्तुएं यूरोप के लोगों को प्रिय थी। जब भारत और यूरोप के मध्य प्रचलित व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए तो भारत की वस्तुएं यूरोप कहां पहुंचेंगी, यूरोप में कहां से पहुंचेंगी। और जब भारतीय वस्तुओं की यूरोप के बाजारों में कमी पड़ जाएगी तो किसी भी वस्तु की मार्केट में कमी पड़ जाए, मूल्य बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। आज ही मार्केट में, अभी आप समझिए कि अभी मार्केट में आलू की कमी पड़ जाए, देखना मूल्य आसमान छूने लगेगा। बड़ी समस्या हो गई। और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने इसका लाभ भी कमाया, लाभ भी लिया। जैसे जो अरबी व्यापारी हैं, ये भारत से वस्तुएं ले जा करके और यूरोप के लोगों को महंगे दामों में बेच देते थे। और यूरोप में कहाँ के लोग, ये इटली के लोग पहले भी व्यापार करते रहे थे। इटली के व्यापारी अधिक मूल्य में वस्तुएं खरीदते और फिर इटली के व्यापारी ही यूरोप के ऐसे व्यापारी थे जो भारत की वस्तुएं खरीद रहे थे, अब वो और अधिक मूल्य में यूरोप के लोगों को वस्तुएं दे देते। तो यूरोप के लोगों को समस्या हुई, इटली के व्यापारियों को लाभ है। यूरोप के अन्य देशों में तो समस्या है, अधिक मूल्य पर वस्तुएं लेनी पड़ रही हैं। यूरोप में प्रतिक्रिया हुई, विभिन्न देशों में प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने प्रयास किया कि भारत के लिए नया मार्ग तलाश लिया जाए। इससे क्या होगा कि हमें वस्तुएं सस्ते में मिल जाएंगी, इटली के व्यापारी मनमाना दाम हमसे नहीं ले पाएंगे। एक और बात, बड़ी तेजी से मुस्लिम्स की संख्या बढ़ रही थी। ईसाई जानते थे कि हमारा धर्म संकट में है, हम संकट में हैं। अगर हमने भी तेजी से ईसाइयों की संख्या नहीं बढ़ाई, मुस्लिम से आगे नहीं निकले संख्या में, शक्ति में, फिर समस्या है। तो धर्म का प्रचार भी करना था और आप जानते हैं ऐसा हुआ। वर्तमान समय में मैं आपसे पूछूं, बताइए सर्वाधिक संख्या किस धर्म के लोगों की है विश्व में? आप कहेंगे क्रिश्चियन। अपने आप नहीं हुआ, ईसाई शुरू हो गए। अब भारत के लिए मार्ग खोजना चालू हुआ। अब यहीं से आप देखिए, सबसे लेफ्ट में इधर पुर्तगाल है, यहां पर स्पेन है, यूरोप में। इन देशों ने पहल शुरू की। पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला, साउथ अफ्रीका के साउथ में पहुंचा, फिर यहीं से वापस लौट गया। मैं चर्चा करूंगा, घटना है 1487 ईस्वी की। इसी के 5 वर्ष बाद स्पेन से निकल करके अमेरिका पहुंच गया 1492 ईस्वी में कोलंबस। इसी के 6 वर्ष बाद 1453 के कुछ ही वर्ष बाद यह सब हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध होने के पश्चात। पुर्तगाल से निकला एक व्यक्ति और इस प्रकार से घूमता हुआ भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में। अच्छा, एक और आश्चर्य की बात, इस समय पर जो लोग थे यूरोप में, इनके पास वर्तमान समय में जैसे मैप होता है वैसा मैप नहीं था। बस इनको यह पता था कि धरती गोल है, यदि यहीं से निकलोगे तो गोल गोल घूमते हुए फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकले थे। इसी चक्कर में बहुत से लोग गोल गोल घूमते हुए सच में गोल हो गए, पता ही नहीं चला कि गए कहां। एक तो इन बेचारों को यह पता था कि जैसे धरती है ब्रह्मांड में, ऐसे वह भी टिकी हुई है अन्य ग्रहों की तरह।
और पता चला कि आप यहां से चल करके यहां पहुंचे तो यहीं से ब्रह्मांड में नीचे गिरोगे, पता भी नहीं चलेगा जाओगे का। ऐसा होता नहीं था, होता भी नहीं है, पर इनको यही पता था। फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। क्या करते, मरता क्या न करता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्हें पता था कि हम संकट में हैं, धर्म संकट में है, निकल पड़े फिर रिस्क लेकर के। और रिस्क ले लेकर के इन लोगों ने कार्य किया और आज बड़ा लाभ प्राप्त हुआ इसका, रिस्क लेने का। इनको समझ में आया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। पहले लहरों से डरते थे, वरना विचार करिए, यूरोप के पश्चिम में अमेरिका था। यूरोप के लोगों को पता था क्या? नहीं पता था। आज मजबूरी हुई, आज इनको लहरों के साथ खेलना पड़ा और इनको अमेरिका का ज्ञान हुआ और इस बात का बड़ा लाभ हुआ। इतना लाभ हुआ बच्चों, कल तक यूरोप से भारत आते थे, यूरोप के लोग भारतीय वस्तुएं खरीदते थे, बदले में सोना और चांदी देते थे। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बना था, लेकिन यूरोप में कीमती धातुओं की कमी पड़ने लगी थी। आज अमेरिका की खोज होने से यूरोप के लोगों को कीमती धातुएं मिलने लग जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में कीमती धातुएं भरी पड़ी थी। ये अलग बात है कि अमेरिका के लोग वहां स्वागत करने के लिए थोड़े नहीं बैठे थे कि हाँ यूरोप के भाइयों आओ, जितना मन करे सोना चांदी लेकर के जाओ। कोई बैग वगैरह नहीं लाए हो तो अमेरिकन टूरिस्टर वाला ऑफर में चल रहा है, ले जाओ आप। दुनिया वालों को कम से कम पता तो चलेगा हम भी हैं। आज सुपर पावर हैं, पहले पता भी नहीं था दुनिया वालों को कि ये भी हैं। पर दिमाग दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। आपके पास कुछ नहीं है, दिमाग है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाणक्य कौन सा राजा के पुत्र थे? और सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य को जंगल से उठा करके एक शिकारी से खरीद करके भारत का राष्ट्रीय शासक बना दिया। किसके बल पर? दिमाग। दिमाग लगाया यूरोप वालों ने। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में काफी जानकारी थी। अफ्रीका के बगल से आते थे, पता था अफ्रीका के लोग खेती नहीं करते, जानवर को मार करके खाते हैं, मस्त होकर के जंगल में घूमते रहते हैं। यूरोप वालों ने क्या किया, यहां पर ऐसा वायरस फैलाया तमाम क्षेत्रों में। तो यूरोप वाले स्वयं गए, इतने गंदे रहते थे, कई दिनों तक स्नान नहीं करना। इनके जाने से ऐसी ऐसी बीमारियां फैली कि लोग मर गए और कुछ को इन्होंने मार दिया। अमेरिका में जाकर बच्चों, आज भी अमेरिका में जो लोग पहले रहते थे, अमेरिकी मूल के लोग मुट्ठी भर बचे हैं बेचारे, रेड इंडियन कहलाते। वो क्या है, कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसे लगा मैं इंडिया पहुंच गया, उसने कहा ये इंडिया है। वास्को डिगामा ने 6 वर्ष बाद कहा नहीं ये इंडिया है। बाद में यूरोप के लोग कंफ्यूजन में, ये तो 2 इंडिया हो गया, अब क्या करें? यूरोप से निकलें तो कौन से इंडिया जा रहे हैं हम, कैसे पता चलेगा? तो इन लोगों ने अपनी सरलता के लिए क्या किया, यूरोप के वेस्ट में पड़ने वाला इंडिया जो है उसको कह दिया वेस्ट का इंडिया, और ईस्ट में पड़ने वाला इंडिया ईस्ट का इंडिया। जितनी भी यूरोप से कंपनियां भारत आई थी व्यापार करने, आप जानते होंगे सबके नाम के आगे लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहने का आशय ये है कि अब अफ्रीका में देखो, इन्होंने जानवर मारे, अब अफ्रीका के लोग भूखों मरने लग गए। अब ये लोग शिप में भोजन लेकर के पहुंचे, खाद्य सामग्री, कि अफ्रीका के भाइयों भोजन चाहिए। अफ्रीका वालों ने कहा बिल्कुल। अब यूरोप वाले प्रसाद बांटने थोड़े नहीं पहुंचे थे कि भंडारा है भाई आओ खा लो। यूरोप के लोगों ने कहा बदले में हमें भी कुछ चाहिए। अफ्रीकन के पास क्या था? आज तक देखो दुनिया का सबसे पिछड़ा महाद्वीप यही है। मैं तो बड़ी पुरानी कहानी बता रहा हूं। अफ्रीका वालों ने कहा सर हम ही हैं जो हैं, बताओ क्या करना है। खाद्यान्न के बदले लोगों ने अपने परिवार वालों को बेच दिया, खुद को बेच दिया, गुलाम बन गए। और गुलामों से भरा हुआ शिप गुलाम लेकर के अंग्रेज पहुंचे, यूरोप के लोग पहुंचे अमेरिका। अमेरिका में बच्चों पता करिएगा, आज भी एरिया ज्यादा, पॉपुलेशन कम है। वहां पर ऐसे ऐसे किसान हैं जो आज भी दवा का छिड़काव खेतों में हेलीकॉप्टर से करते। वर्कर्स की नीड थी। यूरोप वाले लेकर के पहुंचे गुलाम कि अमेरिकन भाइयों काम करने वाले चाहिए। अमेरिकन ने कहा बिल्कुल। इन्होंने कहा काम करने वाले लो, बदले में सोना दो, चांदी दो। अमेरिका वालों ने दिया। अब सोचो, कीमती धातुओं की जो कमी पड़ रही थी यूरोप में पूरी हुई। एक और बात समझो, कल तक यूरोप से भारत आते थे व्यापारी, भारत से यूरोप चले जाते थे, व्यापार हो गया। आज देखो कितनी दौड़ मारनी पड़ रही है, यूरोप से अफ्रीका, फिर अफ्रीका से अमेरिका, फिर अमेरिका से फिर यूरोप। अमेरिका से कीमती धातुएं लेकर यूरोप में ले जाकर रखेंगे, सारा थोड़ी नहीं भारत में लेकर आएंगे, रास्ते में कोई लुटेरा मिल गया फिर। तो यहां पर जो है
ये यूरोप से फिर आएंगे भारत, भारत से वस्तुएं लेंगे, फिर यूरोप में ले जाकर बेचेंगे। दुनिया के अनेक देश एक दूसरे से जुड़ने लग गए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आया ग्लोबलाइजेशन का दौर, वैश्वीकरण का दौर। आज हम लोग वैश्वीकरण के समय में रह रहे हैं। आज वैश्वीकरण दिख रहा है आप लोगों को। अभी देखिए G20 सम्मेलन हुआ, विश्व के कितने नेता जो है भारत में आए। सोच के देखो, क्या एक समय, जिस समय की बात मैं कर रहा हूं, यह सब आसान था? एक देश से दूसरे देश में पहुंचने में वर्षों लग जाते, ऐसा भी होता था। वास्को डी गामा भारत पहुंचा, 90 डेज पहुंचने में लगे थे, 90 डेज यहां से जाने में लगे थे, 6 महीने तो सिर्फ रास्ते में ट्रेवल किया था। और कई तो ऐसे थे रुकते रुकते आते तो वर्षों लगा देते थे, ऐसा भी होता था। तो कहने का आशय यह है कि अब बड़ी तेजी से आपको दुनिया में परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विचार करके देखिए, यूरोप के लोगों के लिए कीमती धातु बहुत आवश्यक थी भारतीय वस्तुएं प्राप्त करने के लिए। और एक और बड़ी समस्या भी थी इनके सामने कि भारत से व्यापार करके लाभ तो प्राप्त हो रहा था, किंतु कीमती धातुओं की कमी पड़ती जा रही थी। मेरी बात को समझें, कीमती धातुओं की समस्या थी। आज अमेरिका की खोज के कारण समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन कल को फिर समस्या खड़ी हो सकती है। प्रॉब्लम थी। अब सोचो, यूरोप के लोग आरंभ में व्यापार करने के लिए ही भारत आए, नो डाउट, लेकिन कीमती धातुओं की समस्या उनके दिमाग में है। और यह सॉल्व कैसे होगी? यदि ये कंपनियां भविष्य में भारत में राजनीतिक शक्ति बन जाएं, भारत के क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लें। विचार करके देखो, फिर क्या इनको कीमती धातुएं लानी पड़ती? और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भविष्य में यूरोप की कंपनियां भारत में राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास करेंगी, पॉलिटिकल पावर। और भारत का दुर्भाग्य देखो, भारत जो है तीन ओर से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। नॉर्थ में हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, ईस्ट में म्यांमार तक अपना ही था, कोई टेंशन नहीं। हम पर अटैक होता था मात्र उत्तर पश्चिम से, चाहे वो सिकंदर हो, सिकंदर से पूर्व साइरस हो या डेरियस हो, या सिकंदर के बाद हिंद एवन हो, शक पहलव हो, कुषाण हो, हूण हो, या बहुत बाद में मोहम्मद बिन कासिम हो, या गजनवी हो, या गोरी हो, जितने भी आए, बाबर, तैमूर लंग, नादिर, सब उत्तर पश्चिम थे। वास्को डी गामा ने जिस समय भारत के लिए नया मार्ग तलाशा, अब साउथ की ओर से भारत सुरक्षित नहीं रह गया। 1498 ईस्वी में, यहां पर देखिए 1498 में वास्को डी गामा केरल पहुंचा है, 1498 ईस्वी में। और मात्र 12 वर्ष के पश्चात 1510 ईस्वी में पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। और कुछ ही समय के पश्चात महाराष्ट्र में सालसेट, बेफीन, उसके पश्चात फिर बंबई, गुजरात के बगल है दीव, फिर दमन, सब पर कंट्रोल। और इतना ही नहीं, जिस समय साउथ की ओर से पोर्तुगीज जो है भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, सेम टाइम पर उत्तर पश्चिम से 1526, बल्कि अटैक तो इससे पूर्व से शुरू हो चुका था, बाबर का। और बहुत शीघ्र ही बाबर ने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में पुर्तगीज प्रभावशाली हो गए। भारत ने एक साथ दो तरफ से आक्रमण झेला। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सा विचार करें, अब बाबर ज्यादा शक्तिशाली होगा या पुर्तगाली? कौन अधिक शक्तिशाली होगा? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक लंबे समय तक आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा धैर्य से लंबे समय तक बातों को सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब बहुत सारी बातें क्लियर होती। गोताखोर को समुद्र से मोती निकालने के लिए गहराई में जाकर गोता लगाना पड़ता है। यदि अचानक से सर डाले पानी में और बस 1 मिनट के अंदर सर निकाल ले तो मोती लेकर के आएगा क्या? आप लोगों को भी विचारों में गोता लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझ पाते हैं। बाबर ज्यादा शक्तिशाली होगा। उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर किसका कंट्रोल हुआ? बाबर का। और बाबर के पश्चात उसके वंशज, बाबर भूखों मरता था, ऐसी स्थिति थी एक समय बाबर की। पानीपत का युद्ध जीतने के पश्चात अपने लोगों से कहा था, दोस्तों हमारे भाग्य में गरीबी नहीं रही अब। और बाबर के वंशज कितने समृद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, आप जानते हैं। बाबर का जो समय था 1526 टू 1530, बहुत ही शक्तिशाली शासक। बाबर के पश्चात किंग बना हुमायूं 1530 टू 1556।
इसके पश्चात इसका बेटा किंग बना अकबर, बड़ा ही शक्तिशाली था। 1556 टू 1605। अकबर के पश्चात किंग बना जहांगीर, समय था 1605 टू 1627। इसके पश्चात किंग बना शाहजहां, बड़ा ही शक्तिशाली था और समृद्ध भी। इसने जिन स्थापत्यों का निर्माण करवाया, आज भी तत्कालीन समय में विश्व में देख लो उतना भव्य स्थापत्य किसी ने बनवाया। ताजमहल, लाल किला, ये शाहजहां के काल की समृद्धि को दिखाता है। 1627 टू 1658। इसके पश्चात किंग बना औरंगजेब, 1658 टू 1707। ये है औरंगजेब। और जितने शासक आप देख रहे हैं क्रम से, बाबर से कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं कहा जा सकता, फिर ठीक ठाक था हुमायूं से बहुत अधिक शक्तिशाली अकबर। जहांगीर ठीक है शक्तिशाली था। शाहजहां के काल में और शक्ति बढ़ी। औरंगजेब के काल में मुगलों के पास सबसे विशाल साम्राज्य जो था भारत में, वह औरंगजेब ने निर्माण किया था। शक्ति बढ़ती गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मुगल शासक भारत में इतने शक्तिशाली थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कैसे किया? क्योंकि मुगलों के शक्तिशाली रहते हुए अंग्रेजों के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। ऐसा कैसे हुआ? कारण तलाशेंगे तो पता चलेगा। अकबर तक तो बहुत ठीक था मामला। जहांगीर आप जानते हैं अकबर का नालायक टाइप का बेटा था, बड़ा इमोशनल था। एक मामले में एक डांसर से प्रेम हो गया, अनारकली, शादी करना चाहता था। अकबर को आपत्ति थी, शादी नहीं हो पाई, लेकिन इमोशन नहीं गया इसका। आज भी पाकिस्तान में एक मकबरा है, उस पर लिखा हुआ है कि या खुदा, यदि मरते समय भी मैं एक बार अनारकली का चेहरा देख लूं तो कयामत के दिन भी आपको धन्यवाद दूंगा। आप समझ सकते हैं कि इतनी महान लाइन लिखवाने वाला कौन रहा होगा। और ऐसा नहीं था कि इमोशन एक के साथ समाप्त, ये कब कहां इमोशनल हो जाता पता भी नहीं चलता था। एक बार जा रहा था, इसकी माताजी की सेविका थी नूरजहां, वहीं पर खड़ा हो गया, लोगों से कहा कि इनसे विवाह करना है। लोगों ने कहा सर जहां देखो वहीं खड़े हो जाते हो, इनसे विवाह करना उनसे विवाह करना, अरे वो भी नौकरानी है। इसने कहा फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कहा शादीशुदा है, इसने कहा फर्क नहीं पड़ता, पति को मरवाओ, शादी तो मैं ही करूंगा। कुछ विद्वान कहते हैं पति को मरवा कर नूरजहां से विवाह किया। अब आप सोच करके देखिए, अगर इमोशन जो है यहां पर है तो साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने पर कितना ध्यान होगा। और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। शाहजहां को देखो, 1612 में विवाह हुआ था मुमताज महल से। कहते हैं प्यार की निशानी है ताजमहल। कितना प्यार था मैं बताता हूं। 1614 में पहली बच्ची हुई जहानारा, फिर 15 में दारा नाम का बेटा, 16 में सुजा, 17 में रोशनारा, 18 में औरंगजेब, 1920। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल मर नहीं गई। और बाद के कई वर्षों तक इसने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाने में व्यतीत किया। फोकस रहा होगा शक्ति बढ़ाने पर, फोकस रहा होगा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? जिस समय विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही थी, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति हो रही थी, लेटेस्ट वेपन्स की तलाश की जा रही थी, खोज की जा रही थी, ध्यान होगा, इन लोगों का ध्यान होगा। भारत में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति नहीं दिखाई पड़ेगी। पता चला दुनिया वाले खतरनाक गन का प्रयोग करने लग जाएंगे, भारतीयों के हाथ में तलवारें पकड़ा दी जाएंगी कि जाओ लड़ो। भारतीय जोश में बिल्कुल कमी नहीं थी भारतीयों के। पता चला अंग्रेजों का सामना करने पहुंचे और तलवार निकाल करके जोर से जो है नारा दिया, जय माहेश्मती, जय भवानी, जो भी। सामने से 2 गोली आई, ऊपर पहुंच गए। विजय प्राप्त होगी क्या? जिस समय बंदूक की गोलियां बनानी चाहिए थी, उस समय जहांगीर महोदय का ध्यान कहां है? जिस समय बंदूकें बनानी चाहिए, लेटेस्ट वेपन्स की आवश्यकता है, शाहजहां का ध्यान कहां है? अब औरंगजेब को देख लो, धार्मिक रूप से इतना कट्टर कि भारत में तमाम मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। विचार करिए, जिस साम्राज्य में शांति बनी रहेगी वह साम्राज्य शक्तिशाली होगा, उस साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त होगा। जिस साम्राज्य में अशांति रहेगी, मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया, इतना कट्टर था। गैर मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। तमाम इसकी नीतियों के कारण भारत में विद्रोह पर विद्रोह हुए।
क्या नॉर्थ इंडिया, क्या साउथ इंडिया। उत्तर प्रदेश में जाटों ने विद्रोह कर दिया, इधर राजपूतों ने विद्रोह किया, उत्तर भारत में सिखों ने विद्रोह किया, साउथ इंडिया में मराठों ने विद्रोह कर दिया, वीर शिवाजी मराठा। साम्राज्य में अशांति, और इसका मतलब है साम्राज्य अब स्थायित्व को प्राप्त नहीं होगा, टूट करके बिखर जाएगा। ऊपर से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल शासक हुए वो भी कमजोर निकले। और एक समय एक मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ये महानुभाव सूरा और सुंदरी में इतनी रुचि रखते थे कि नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। समय है 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी। महिलाओं से मन भर जाता तो ये महानुभाव हिजड़ों की टीम बना करके रखे हुए थे, उनके साथ मनोरंजन करते। स्थिति यह रही, साम्राज्य पर ध्यान नहीं, साम्राज्य टूट करके बिखर गया। 20 से 21 राज्य थे मुगलों के साम्राज्य में, टूट करके बिखर गए, राज्य स्वतंत्र होते चले गए। जो मुगल कभी शक्तिशाली थे कमजोर पड़े। और इसी कमजोरी का लाभ उठा करके उत्तर पश्चिम से जो लंबे समय तक अटैक रुका हुआ था कि मुगल शक्तिशाली हैं, या भारत में जो यूरोप की कंपनियां थीं इमोशन दबा करके बैठी थी कि मुगल शक्तिशाली हैं, मुगलों के कमजोर होते ही सबका कॉन्फिडेंस लेवल हाई। उत्तर पश्चिम से अटैक किया नादिर शाह, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, करोड़ों की संपत्ति रंगीला से लूट ले गया। अब्दाली का अटैक होगा। इधर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। और मैं आपको परिणाम दिखाता हूं, 1748 ईस्वी के मात्र 9 वर्ष पश्चात 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेज लड़ेंगे, बंगाल में जीतेंगे। और 1757 के 7 वर्ष बाद 1764 ईस्वी बैटल ऑफ बक्सर, और उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में अंग्रेज प्रभावशाली। जब इस प्रकार से आप इतिहास विषय को पढ़ते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं, मैप का सहयोग लेकर के पढ़ते हैं, आपके लिए बातों को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। देखिए, लगभग 1 घंटे में मैंने काफी सारी बातें आपके सामने कर दी। परेशान नहीं होना। अभी जो कुछ मैंने बताया, मैं यह अपेक्षा नहीं कर रहा कि आप ये सारी बातें दिमाग में आपके सेट हो गई होंगी, बिल्कुल नहीं। मैंने जिन बातों को बताया यह बेस बनाया आपका। आगे जब मैं पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा तो इन्हीं बातों को बार बार आपको याद दिलाऊंगा, देखो मैंने ऐसा कहा था। बस इसके अतिरिक्त आपको यह बातें दिमाग में नहीं रखनी है। आप में से कई बार जो बच्चा अभी नया तैयारी करना शुरू करता है वो सोचता है सर ने तो इतने सारे फैक्ट बता दिए, नादिर शाह, अब्दाली, ये इतने सारे मुगल शासक, ये घटना वो घटना। आपको सोचना ही नहीं है। बस आप ये समझिए कि 1 घंटे तक जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ व्यतीत किया, वह 1 घंटा आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। उसकी कीमत आपको अभी नहीं समझ में आएगी, किंतु आगे समझ में आ जाएगी। पर यह जो है, जो कुछ मैंने आपको बताया आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इतनी बात समझिए। अब यहां से मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, और जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया इसी आधार पर एक और बात मैं आपको बता दूं। जो इतिहास विषय है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो प्राचीन इतिहास। मैंने आप लोगों के सामने हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी सी चर्चा कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य की कर दी, इन लोगों की। जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होते हैं। भारत के लोग, भारत की भाषाएं, भारत की संस्कृति। जैसे ही भारत पर मुस्लिम शक्तियों का अटैक शुरू होता है, आप देखेंगे अलग संस्कृति के लोग भारत में आते हैं। ऑफिस में अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा, जैसे फारसी भाषा। भारत में अलग टाइप का कल्चर जो है उसका विकास होता हुआ दिखेगा। ये तमाम चीजें आपको जब दिखेंगी, और ज्यादातर भारत के क्षेत्रों पर मुस्लिम शक्तियां जब शासन करती दिखेंगी, तो आप पढ़ रहे होंगे मध्यकालीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो दोनों में काफी परिवर्तन नजर आएगा। इन्हीं परिवर्तनों को बेहतर तरीके से आप समझ सकें, इसीलिए विभाजन किया गया है पूरे पाठ्यक्रम का। देखो बच्चों, यदि आप निरंतरता और परिवर्तन के तत्व पर ध्यान दें तो इतिहास विषय समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे प्राचीन काल में भारत में क्या था, मध्यकाल में क्या रहा, या किस में परिवर्तन आया, तो परिवर्तन किन क्षेत्रों में आया और निरंतरता किन क्षेत्रों में बनी रही। यदि इन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो इतिहास विषय समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। मैं बताऊंगा ये कैसे समझा जाता है। और जिस समय मुस्लिम शक्तियों को पराजित करके
या भारतीय शक्तियों को पराजित करके अंग्रेज भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तो अलग टाइप के कल्चर के लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग, अब भारत में इनका प्रभाव भी आपको दिखेगा। आप पढ़ रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब मुझे देखिए, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही ये सब हुआ है। अलग अलग पुस्तकों में समय अलग अलग है। ये जो है प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, मैं जो समय लिख रहा हूं वो ये है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी, 700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है, बस सरलता के लिए है। बस कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहीं से मध्य काल शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिक इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कारण यह है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय आपकी समझ बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर मैं पढ़ाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि आरंभ में ही एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब है कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी ऐसी बातें पढ़नी पड़ती हैं बच्चों, जिस समय के बारे में आप पढ़ेंगे उस समय लोग लिखना तक नहीं जानते थे, तो कुछ लिखा नहीं गया, तो बड़ा कठिन है उस काल के बारे में समझना। और जब लिखना भी जाना तो भारत के लोगों ने ऐसा लिख दिया कि आज तक कोई माई का लाल पढ़ ही नहीं पाया। दुनिया की सारी पुरानी लैंग्वेज पढ़ी गई है, भारत के लोगों ने ऐसा कोडिंग किया हुआ है कि आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है समझना। मैं जब आपकी समझ को बहुत अधिक बढ़ा ले जाऊंगा, फिर आऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री पर, और आपके लिए तब एंशिएंट हिस्ट्री समझना बहुत ही आसान हो जाता है। निश्चिंत रहें, मैं जिस योजना को बना करके आपको पढ़ाता हूँ, जिस योजना के तहत, वो आप लोगों उससे बड़ा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर आधुनिक इतिहास, अब यहीं से आप लिखना स्टार्ट करिए और यहीं से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। नोट करिए, नोट करिए, इतिहास, इसको 3 भागों में विभाजित करिए। प्राचीन इतिहास 2350 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी, प्राचीन इतिहास 2350 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी। सत्रह सौ सात ईस्वी। फिर लिखिए आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी, 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी, आधुनिक इतिहास। अब अलग से हेडिंग डालिए, अलग से हेडिंग डालिए, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास लिख करके फिर लिखिए यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। और फिर ऐसे लिखिए, मैं कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको लिखना होगा कंपनी, फिर कंपनी यूरोप में कब स्थापित हुई, यूरोप में स्थापना, और फिर भारत में कब स्थापित हुई, भारत में स्थापना।
कंपनी में लिखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में स्थापना 1498 ईस्वी। भारत में स्थापना 1503 ईस्वी। मेरे साथ लिखते रहें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू बोल दिया जाता है या चीन के लोगों को ड्रैगन, ऐसे हॉलैंड के निवासियों को डच बोला गया है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में और भारत में स्थापना हुई थी 1605 ईस्वी में। फिर लिखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप में स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में और भारत में 1608 ईस्वी में। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आराम से लिखें। आराम से लिखें। ये कुछ कंपनियां हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि कॉमन सेंस का यूज करते हुए पढ़ेंगे या प्रश्नों का उत्तर देंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसा किस लिए कहा था समझिए। जैसे आपसे अगर एक सरल प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत आने वाली फर्स्ट यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, तो आप कहेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहीं पर प्रश्न कर लिया जाए कि मध्यकाल में भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी, अब आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न का उद्देश्य होता है कि आप एग्जाम हॉल में सोचने में थोड़ा सा समय लगा दें, और अगर ऐसा आपने कर दिया, आवश्यकता से अधिक समय लगाया, तो फिर आगे और प्रश्नों का उत्तर देने में आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कमीशन का टारगेट है ये। देखो बच्चों, भले ही बात है मध्यकाल की, लेकिन कंपनी तो पुर्तगाली ही आई। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का समय लिखवाया है 1707 से। पुर्तगाली कंपनी देख लीजिए भारत में आई है, मतलब यूरोप में जो स्थापित हुई 1498 ईस्वी, भारत में स्थापित हुई 1503 ईस्वी। यह समय तो मध्यकाल का है। और पढ़ा मैं कहाँ रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय? क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि 1707 ईस्वी से अगर डायरेक्ट मैं इतिहास पढ़ाना शुरू करूं, औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, और भी कारण थे, एक कारण यह भी था, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसी के बाद मुगलों का होना न होना बात बराबर मानी जाती है। वहीं से मध्यकाल समाप्त माना जाता है, आधुनिक काल शुरू माना जाता है। लेकिन डायरेक्ट वहां से पढ़ना मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप में क्षमता की कमी है या मैं आपको हल्के में ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, किसी की समझ में नहीं आएगा। और कमीशन तक यहाँ से प्रश्न करना शुरू नहीं करता। मॉडर्न हिस्ट्री का जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे, यहाँ से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, तो शुरू पुर्तगाली कंपनी से ही होता है। यहाँ से जब आप पढ़ते हैं ना, तो बातों को समझना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है
उसमें आपको यूरोप के लोगों के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो क्यों ना यूरोप के लोगों के बारे में वहाँ से पढ़ना शुरू किया जाए जहाँ से आए हैं भारत में, तो बातें समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ से ही मैं पढ़ाता हूँ और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो हेडिंग ही डाल दीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हेडिंग डालिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, भारत आने का उद्देश्य। भारत आने का उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट, भारत आने का उद्देश्य, फर्स्ट पॉइंट, मसाले का व्यापार करना। मसाले का व्यापार करना। और नेक्स्ट पॉइंट, ईसाई धर्म का प्रचार करना। मसाले का व्यापार करना और नेक्स्ट पॉइंट है ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना। अब इतना लिख करके रुक जाइए। इतना लिख करके रुकिए। अब थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप सभी अपने अपने हथियार रख दें, और जब भी मैं कहूँ हथियार रख दें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या रखना है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है ना। वैसे तो दिमाग है, लेकिन दिमाग का प्रयोग करके जब कोई पेन चलाता है तो दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ और परिवर्तन इसी से आई हुई हैं, किसी अन्य हथियार से नहीं। तो आपको अपने हथियार रख देने हैं और सिर्फ ध्यानपूर्वक मुझे सुनना है, क्योंकि कम समय में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप बहुत समय दे करके पुस्तकों से नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करना हो तो पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, तभी आप लोग उसका लाभ ले पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने, मैं भी बातों को नोट कराऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, यूरोप से भारत आने के सभी प्रचलित व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए थे और फिर पुर्तगाल और स्पेन द्वारा नए व्यापारिक मार्ग की खोज शुरू की गई थी। इसी क्रम में यहाँ पर पुर्तगाल, यूरोप में सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे, पुर्तगाल से एक यात्री निकला। 1487 ईस्वी की बात है। साउथ अफ्रीका के सबसे साउथ में एक स्थान, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, अथवा इसे ही कहा गया है उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचा। और यह जो व्यक्ति था, पुर्तगाली यात्री था, नाम था बार्थोलोम्यो डियास। तो यह व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा। अब इसके आगे इसका आने का मन नहीं किया, या घर वालों की याद सताई, इसको यही जाने, या डर गया, वापस चला गया। इसी घटना के 5 वर्ष बाद स्पेन से निकल करके कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। तो हम लोग उधर की तो बात करेंगे नहीं, ना तो स्पेन की बात करनी है ना अमेरिका की, सिर्फ भारत पर ही फोकस करना है। तो 1492 ईस्वी में यह घटना घटित हुई और 1492 ईस्वी के 6 वर्ष के पश्चात एक दूसरा यात्री पुर्तगाल से निकला। अब जाहिर सी बात है कि पुर्तगाली यात्री को भारत आने का, या मैं ऐसे कहूँ केप ऑफ गुड होप तक का रूट तो पता है, भारत आने का रूट नहीं पता है। केप ऑफ गुड होप तक का रूट पता है। अब यह केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंच करके फिर यहां से आगे बढ़ा। अब सोचने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो यह समुद्री मार्ग से आ रहा है भारत में, इधर पश्चिम में, क्योंकि ये पश्चिम की ओर से आ रहा है। तो कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र को टच करता है? सबसे नीचे आप लोग भी दिमाग में सोचते रहें, ये भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ स्थित हैं। कुछ ही लेक्चर में काफी कुछ मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा, तब आगे का इतिहास समझना आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे केरल है जो समुद्र को टच करता है। केरल के ऊपर कर्नाटक है, इसके ऊपर गोवा है, इसके ऊपर महाराष्ट्र है,
इसके ऊपर गुजरात है जो पानी को टच करता है। मैं मैप पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये केरल हो गया, केरल, कर्नाटक, गोवा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 5 राज्य पानी को टच कर रहे हैं। आप विचार करके देखिए कि वास्को डी गामा केरल भी पहुंच सकता है, कर्नाटक भी, गोवा भी, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी। यह भी संभव है कि भारत के नीचे से आगे निकल जाता, क्योंकि उसको रूट नहीं पता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि मार्ग में भारत भी पड़ा था। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। वास्को डी गामा डायरेक्ट पहुंचा है केरल, तो या तो ये संयोगवश या तो उसने किसी की मदद ली हो। तो यहां पर संयोगवश नहीं, उसने मदद ली, उसने मदद ली। दरअसल वास्को डी गामा को भारत आते समय रास्ते में एक व्यक्ति मिला, नाम था अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक जो कि गुजराती व्यापारी था, जो कि गुजराती व्यापारी था। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए। अब जैसे अब्दुल मानिक है, गुजराती व्यापारी है, और इसी के सहयोग से वास्को डी गामा भारत में मसाले का व्यापार करना है। अब बेहतरीन मसाला केरल में होता था, तो यह केरल पहुंचेगा। लेकिन जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो थोड़ा सा घुमा करके, कई बार तो नाम को एक कुछ इस प्रकार से बदल देते हैं कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये अब्दुल मानिक ही है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार से मेकअप कर ले, कुछ इस प्रकार से ड्रेस पहन ले कि आप उसको देख करके आप उस व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन अचानक से पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि अब्दुल मानिक के स्थान पर कोई और नाम दे दिया गया, पर याद रखिएगा ऐसी स्थिति में आप अब्दुल मानिक का नाम याद है तो उससे मिलता जुलता नाम ऑप्शन में ढूंढिएगा, वो एक ही होगा। जैसे अब्दुल मानिक दे सकता है, अब्दुल मनीक दे सकता है, अब्दुल मजीद दे सकता है, मनीक दे सकता है, मानिक दे सकता है, कुछ भी एक ही नाम होगा। पर ध्यान रहे, नाम को थोड़ा सा बिगाड़ करके प्रश्न पूछा जाता है कि आप अधिक समय लगाएं प्रश्न का उत्तर देने में, और आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। तो यह गुजराती व्यापारी मार्ग में मिला। गुजरात के लोग व्यापार में बहुत इंटरेस्ट लेते रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के जमाने से गुजरात के लोथल में बंदरगाह था, व्यापारी निकल करके व्यापार करते थे, बड़ा लाभ प्राप्त करते थे। तो जाहिर सी बात है गुजराती व्यापारी इधर समुद्री मार्ग में टहलते रहते थे, जाते जाते रहते थे। अब्दुल मानिक मिला वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा जो है वो जिस शिप से आ रहा था, मैं यहां लिख रहा हूं साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल नामक शिप से आ रहा था। 17 मई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 20 मई इंटरनेट की कई वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जब वास्को डी गामा पहुंचा भारत। अब ध्यान रहे, इसका क्या करेंगे जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, यदि आपको जो जानकारी है डायरेक्ट ऑप्शन में है तो ठीक, अगर नहीं है तो नियरेस्ट ऑप्शन ही आप करिएगा। प्रश्न आता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498, 20 मई 17 मई 1498, 17 जून 1498, 17 जुलाई 1498, 17 अगस्त 1498, 17 मई 1498। 17 मई ऑप्शन में नहीं होगा तो 20 जरूर होगा, 20 नहीं होगा 18 मई होगा, नियरेस्ट ऑप्शन। याद रहे, ऐसा मत करिएगा कि 17 मई ऑप्शन में दिखा नहीं और 20 मई भी नहीं दिखा तो आप सोचे प्रश्न ही गलत है। इतिहास विषय में नियरेस्ट जो है ऑप्शन सही माने जाते हैं, इसकी भी हैबिट डालिए। 17 मई अथवा 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कहां पर पहुंचा? तो एक बंदरगाह कप्पकडाबू, कप्पकडाबू बंदरगाह, और यह बंदरगाह जो है वह कालीकट क्षेत्र, बल्कि राज्य था उस समय का। भारत में तत्कालीन समय में जैसे आज की डेट में केरल स्टेट, उस समय केरल स्टेट में 4 छोटे छोटे राज्य थे, और पता चलता था लोग एक दूसरे से संघर्ष भी करते रहते थे। इन्हीं स्थितियों का तो विदेशियों ने फायदा उठाया। कालीकट जो है वह केरल राज्य में था, यहीं पर पहुंचा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अरबी व्यापारी थे वो भारत की वस्तुएं ले जाकर यूरोप में इटली के लोगों को देते थे। जाहिर सी बात है अरबी व्यापारी केरल में थे, अरबी व्यापारी हैं, मुस्लिम व्यापारी हैं, ईसाइयों से संघर्ष चल रहा था, और अरबी व्यापारी चाहते भी नहीं है कि मसाले के व्यापार से पुर्तगाली लाभ ले लें। कुल मिला जुलाकर केरल में अरबी व्यापारियों ने पुर्तगाली व्यापारी या वास्को डी गामा का विरोध किया। व्यापारी क्या था? लुटेरा था ये, पर मार्ग की तलाश में आया है,
वस्तुएं खरीदने आया है तो अभी तो व्यापारी की भूमिका में ही है, लेकिन व्यक्ति अपनी वास्तविकता को अधिक दिन तक छिपा नहीं सकता। वास्को डी गामा भी नहीं छिपा पाएगा। अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। यहाँ का एक हिंदू शासक था कालीकट का जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। सोचो, जमोरिन ने स्वागत किया, इसलिए वास्को डी गामा भारत में कुछ समय तक रह पाया, मसाले ले जा पाया। लेकिन कुछ ही समय में जमोरिन के साथ वास्को डी गामा के संबंध खराब हो गए थे। अब एक बात और समझो, एक मुस्लिम व्यापारी ने वास्को डी गामा का सपोर्ट किया है भारत पहुंचने में, और मुस्लिम से संबंध खराब थे ईसाइयों के। थोड़े समय बाद वास्को डी गामा भारत में कई बार आया है। एक बार तो यह भारत से जा रहा था, रास्ते में शिप मिल गया, मक्का मदीना जा रहा था। शिप पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। वास्को डी गामा ने आग लगा दी, सब जल करके मर गए। महिलाएं बच्चों को यूं हाथ में उठाए हुई थी कि काश बच्चा बच जाता, लेकिन बचेगा कैसे। तो इस प्रकार की स्थिति थी। वास्को डी गामा जो है वह कालीकट पहुंचता है और जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। वास्को डी गामा भारत से जो मसाला लेकर के गया, रास्ते में जो भी खर्च हुआ उसको निकालने के पश्चात उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। मतलब 1 लाख रुपए मसाले के व्यापार में इन्वेस्ट कर दिया जाए, 60 लाख का प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत अधिक है, कम तो नहीं है। और इतना प्रॉफिट है तो पुर्तगाल के लोग और मसाला लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ ही समय के पश्चात 1500 ईस्वी में एक दूसरा पुर्तगाली भारत आया, नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 समुद्री जहाज लेकर के आया था भारत, मसाले लेकर के जाएगा। और यही कैब्राल है, आप वर्ल्ड मैप उठाकर देखें, यहां पर ब्राजील है, ब्राजील। यही कैब्राल है जिसने ब्राजील की खोज की थी। यूरोप के लोगों को पता था अब नए क्षेत्रों की खोज करना लाभ का मामला है, लाभ प्राप्त होता है तो खोज होगी। कैब्राल के कुछ समय के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात 1502 ईस्वी में एक बार फिर से वास्को डी गामा आया, भारत से मसाला लेकर के गया। 1503 ईस्वी में भारत भेजा गया अल्बुकर्क को। भारत आएगा तो कुल मिला जुला करके पुर्तगाली यात्री भारत में आते रहेंगे, मसाला खरीदते रहेंगे। क्योंकि आना जाना बहुत अधिक हो रहा है तो जाहिर सी बात है आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में अपना एक व्यापारिक केंद्र हो, अपने लोग वहां रहें, मसाला खरीदें, स्टोर करके रखें। पुर्तगाल से शिप आए, मसाला स्टोर करे लेके चला जाए। इसी क्रम में 1503 ईस्वी में केरल राज्य में ही कोचीन नाम का एक राज्य था। केरल में ही कोचीन नाम का एक राज्य था और कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि भारत में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई 1503 ईस्वी में। यहां तक मैं नोट करा दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा आगे समझें। पुर्तगाली इस रास्ते से आ रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने चर्चा की थी अरब, यहां पर अरब यहां पर अरब, इसके नीचे अरब सागर। जैसे बच्चों हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, और हिंद महासागर में हिंदुस्तान के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अरब के नीचे अरब सागर, अरबी काफी प्रभावशाली थे। मैंने आपसे कहा कि अरबी नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली इस मार्ग से व्यापार करें या मसाले का व्यापार करें। अरबी पहुंच करके यहां पुर्तगालियों के लिए समस्या खड़ी करने लगे मार्ग में। और जिन पुर्तगालियों को व्यापार से इतना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा था, वो पुर्तगाली आसानी से लाभ छोड़ करके जाएंगे क्यों? इतने परिश्रम के बाद नया मार्ग मिला था, क्यों छोड़ करके चले जाएं? और अगर नहीं जाएंगे तो टक्कर होना निश्चित है। अब इसी क्रम में पुर्तगालियों ने भी अपनी तैयारी की। पुर्तगालियों ने भी तैयारी की। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इधर एशिया, ये मार्ग अवरुद्ध था। यहां से अब पुर्तगाली निकल रहे हैं और अरब सागर में प्रॉब्लम हो रही थी। 1505 ईस्वी की बात है।
पुर्तगालियों ने डी अल्मीडा को भारत भेजा, और अल्मीडा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था, और इसका समय है भारत में 1505 से लेकर के 1509 तक। और ये ऑफिस में बैठ करके साइन करने वाला गवर्नर नहीं, आर्मी का प्रमुख, जरूरत पड़ने पर लड़ेगा। और लड़ना कहां है? समुद्र में, नौसेना लेकर के आया हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आते ही यहां अरबियों से लड़ जाएगा? तो इसको भी पता है कि अरबी बगल में है, अगर कुछ अरबियों को यहां मार भी दिया या हमने पराजित भी कर दिया सेना की एक टुकड़ी, अरब बगल में है, बहुत से लोग फिर बैठेंगे शिप में, जिंदाबाद जिंदाबाद करते निकलेंगे, एक पुर्तगाली जिंदा नहीं बचेगा। और वैसे भी पुर्तगाल बहुत दूर था, वहां से मदद आने में भी समय लगता। और कोई भी अपने देश से बहुत दूर गया है, आप भी अपने देश से कहीं दूर जाएं और 10-5 लोग मिलकर आपको परेशान करने लग जाएं तो आप तुरंत तो सनी देओल बन नहीं जाइएगा। आप भी बात को जो है बात करके निपटाना चाहेंगे कि लड़ना ना पड़े, समस्या ना हो। पुर्तगाली भी शुरू हो गए कि देखिए सर, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारी तो नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति अथवा शांत जल की नीति। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जल में शांति बनी रहे, हलचल ना हो, शांतिपूर्वक व्यापार हो, संघर्ष ना हो। पर याद रखना बच्चों, हम भारतीयों की बात अलग है, हम एक बार वचन दे करके 7 जन्मों तक निभाना जानते हैं। यूरोप के लोगों की बात अलग है, एक बार वचन दे करके 7 दिन तक निभा दे तो बहुत बड़ी बात है। ये संकट में आकर वचन दे देते थे लेकिन उसके बाद वचन को पूरा नहीं करते थे, बात के पक्के नहीं थे। हमारे यहां क्या था कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, इनके यहां क्या था कि प्राण बच जाए, वचन कितने भी आए और जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके ये समुद्र में अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे। और वैसे भी इनको यह पता करना आवश्यक था कि अरबी हैं कितने शक्तिशाली। और अरब बगल में था, प्रत्येक देश के अपने शत्रु और मित्र देश होते हैं, तो पता चलता कि अरबियों के मित्र भी आ जाते तो इनको पूरी जानकारी चाहिए थी। जानकारी पता भी चली, इन्होंने शक्ति भी बढ़ाई, और शक्ति बढ़ाने के बाद देखिए क्या हुआ कि कुछ ही समय के पश्चात पुर्तगालियों ने अरबियों से युद्ध लड़ा। संघर्ष तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था। अरब, मिस्र और गुजरात, ये 3 लोग मिल करके पुर्तगालियों पर अटैक करते हैं। 3 शक्तियों की संयुक्त नौसेना ने अटैक किया, और फिर भी जीता कौन? तो अल्मीडा। और अल्मीडा जब जीत गया तो अल्मीडा ने नौ सैनिक सर्वोच्चता स्थापित कर ली। पुर्तगालियों ने 9 सैनिक सर्वोच्चता स्थापित कर ली। आज के बाद इस समुद्री मार्ग में पुर्तगालियों को रोकने वाला कोई हो तो बता दो। भारत में सबसे ज्यादा व्यापार में इंटरेस्ट ले रहा था गुजरात, उसकी नौसेना हार गई। अफ्रीका में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था समुद्री मार्ग से व्यापार में मिस्र, उसकी भी नौसेना हार गई। अरब के लोग समुद्री मार्ग से व्यापार में इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी भी नौसेना हार गई, साथ में तीनों हारे। आज के बाद कोई टक्कर में नहीं था। एक लाइन सुनी है ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चुनाव के समय पर ये लाइन जो है बोली जाती है। यहां सेम कंडीशन। और आप यहां पर देखो, मैंने यहां पर ये जो कुछ नोट कराया था, आप देखो पुर्तगाली कंपनी भारत में स्थापित हुई 1503 ईस्वी। अगली कंपनी भारत में स्थापित होगी यूरोप की 1605 ईस्वी। 102 वर्ष का गैप है, मतलब अगले 100 वर्ष तक पुर्तगाली अकेले हैं जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखेंगे। विचार करके देखो, 100 वर्ष बहुत अधिक होते हैं, और कितना लाभ प्राप्त होगा। एक और बात, आज के बाद पुर्तगाली समुद्र में शक्तिशाली हो गए, समुद्र में इनके टक्कर का कोई रहा नहीं। तो याद रखना, जब किसी को नया धन प्राप्त होता है ना, वो संभाल नहीं पाता, पागल हो जाता है, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं। और जब कोई नया नया शक्तिशाली होता है, उससे भी संभाले संभलता नहीं। आप देख लो, कई बार छोटे छोटे देश ज्यादा शक्ति पाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में पिटते हैं। पाकिस्तान छोटा सा देश, अमेरिका से प्राप्त हथियारों के बल पर उछलने लगता था, कई बार भारत से पिटा है, ऐसा होता रहा है। जापान छोटा सा एशियाई देश, लेकिन सबसे पहला देश जो एशिया का विकसित हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अच्छा, जापान के लोग यूरोप के लोगों से बड़े चिढ़ते थे।
समुद्री मार्ग से जा रहे हैं, यूरोप के लोग दिख गए, शिप रोका, लोगों को निकाला और पकड़ करके खूब पीटा। और जापानियों का मन नहीं भरा पीट करके, तो शिप में बांध करके पीटते खींचते हुए लेके जाते थे जापान। एक तो कुंग-फू मार्शल आर्ट वाले लोग होते हैं जापानी, तो समय समय पर उनको प्रैक्टिस करना होता था, तो यूरोप के लोगों को पकड़ पकड़ करके प्रैक्टिस करते थे। और कोई नहीं मिला तो बगल में चीन था, चीन वालों को पीट देते थे। सबसे ज्यादा चीन वालों को पीटने वाले जापान के लोग। आज भी चीन जापान से खौफ खाता है, अमेरिका तक को आंख दिखा देता है, जापान को नहीं दिखाता। उसे याद है कि कितनी पिटाई हुई है। लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जापान ने एक समय पर अटैक किया अमेरिका पर। अमेरिका का पर्ल हार्बर नाम का द्वीप, आइलैंड, गोला मार मार के डुबो दिया और अमेरिका ने फिर परमाणु बम छोड़ दिया जापान पर। तो कहानी का आशय यह है कि कई बार छोटे छोटे देश शक्ति बढ़ने के बाद संभाल नहीं पाए हैं। पुर्तगाली भी नहीं संभाल पाएंगे। जानते हैं बच्चों आज के बाद क्या हुआ? आप देखिए, अभी तक पुर्तगाली जो है समुद्र में शक्ति बढ़ा रहे थे, समुद्री मार्ग को सुरक्षित कर रहे थे। थोड़े समय में ही स्थिति यह हो गई कि अब भारत से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों से कोई भी शिप अगर समुद्र की ओर निकलता है, पुर्तगालियों ने कहना शुरू किया कि समुद्री साम्राज्य है हमारा, इसे एस्तादो दा इंडिया कहा गया। पुर्तगाली कहते थे इस पर हमारा कंट्रोल है और आप किसी और के देश में जाएं आपसे टैक्स ले लेगा। व्यापार करने जाते हैं बॉर्डर पर ही टैक्स लेगा। उस देश में आप कितने दिन तक रह सकते हैं उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तमाम चीजें होती हैं। आज के बाद भारतीय व्यापारी शिप लेकर के निकले, पुर्तगालियों के शिप यहां पर हुआ करते थे, तुरंत रोक लिया जाएगा, लाओ टैक्स दो। भारतीय कहते किस बात का टैक्स? पुर्तगाली कहते बहस मत करो, टोल टैक्स है ये, गुंडा टैक्स था। भारतीय व्यापारियों को देना ही पड़ेगा क्योंकि समुद्र के स्वामी अब पुर्तगाली हैं और वो नहीं चाहेंगे, आप समुद्री क्षेत्र में जा ही नहीं सकते। भारतीयों को टैक्स पे करना पड़ा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, इतना शक्तिशाली शासक था अकबर, अकबर तक के शिप को टैक्स पे करना पड़ता था। सवाल ये पैदा होता है कि फिर समुद्र में भारतीयों ने शक्ति क्यों नहीं बढ़ाई? दरअसल भारत के लोग क्या विश्व के लोग जमीन पर कंट्रोल करने का प्रयास करते रहे। यूरोप के छोटे छोटे देशों को लगा कि जमीन पर बड़ा कंपटीशन है, समुद्र में कंपटीशन नहीं है, और अगर समुद्र में शक्ति बढ़ाई जाए, समुद्र पर कब्जा किया जाए, तो समुद्री मार्ग से बहुत अधिक व्यापार होता था, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो जाएगा। और व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो जाएगा तो हम व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे, और जब आय बढ़ गई, सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी। यूरोप के छोटे छोटे देश कितनी बड़ी सेना खड़ी कर लेते, लेकिन यूरोप के देशों को यह भी पता चल गया कि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां के लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर उन्हें पैसा दिया जाए तो हमारी सेना में आ जाएंगे और अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध लड़ेंगे। भविष्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। मैं आपको बताऊंगा, एक समय कंपनी के पास 3 लाख की सेना थी, लगभग 3 लाख, उसमें 2.5 लाख भारतीय थे। अब सोचो, छोटे छोटे देश की छोटी छोटी कंपनियां यदि आय बढ़ गई तो उसी आय से सैन्य शक्ति बढ़ा लेंगी कि नहीं? और सैन्य शक्ति बढ़ा ली तो आज समुद्र में शक्ति बढ़ा रही, कल को जमीन पर शक्ति बढ़ा सकती है कि नहीं? ऐसा होगा। इनको बातें समझ में आ गई और आज के बाद ये इसी दिशा में आगे बढ़ने वाले। रही बात आय बढ़ाने की, व्यापार से तो कंपनी आय बढ़ा ही रही थी, आज के बाद समुद्री मार्ग से जो शिप जाएंगे उनसे टैक्स लेकर के आय बढ़ाएंगी, कंपनी आय बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त समुद्र में जो भी शिप जाएगा उनको लूट लेती थी पुर्तगाली कंपनी, मतलब लूटपाट करके भी आय बढ़ा बैठी यह कंपनी। बंगाल में हुगली हुआ करता था और हुगली जो है पुर्तगालियों के लूटपाट का केंद्र था। पुर्तगाली आय बढ़ाने के लिए कार्ड्स जारी करते हैं। कार्ड्स, इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का परमिट। यदि कोई भी भारतीय व्यापारी कार्ड्स नहीं प्राप्त करता पुर्तगालियों से पैसा देकर के, उसके शिप को युद्ध का माल समझकर लूट लिया जाता था। पुर्तगाली लूट लेते थे। आप ये मत समझना कि कार्ड्स लेने के बाद शिप नहीं लूटेगा, इतने नैतिक वचन के पक्के नहीं थे ये, शिप तब भी लूटेगा। और फिर पुर्तगाली डराते थे भारतीयों को कि अगर शिप को लूटने से बचाना चाहते हो तो हमारी जो आर्मी है हम आपको देंगे, हमारी आर्मी का काफिला आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएगा जहां भी जाना चाहोगे, समुद्री मार्ग में हम आपको सुरक्षा देंगे, पैसा दो। भारतीय और पैसा दे सुरक्षा के लिए, शिप तब भी लूटेगा
कुल मिला जुला करके पुर्तगाली कंपनी व्यापार से, लूटपाट से, कार्ड से, आर्मेडा काफिला से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने वाली है। इसी प्रकार कंपनी की शक्ति में वृद्धि होती चली गई और अभी तो पुर्तगाली कंपनी समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाती हुई दिख रही है और उससे इतनी आय प्राप्त हुई। इसके बाद एक बार इनकी आय बढ़ी, शक्ति बढ़ चुकी है समुद्र में, अब पुर्तगाली भारत की भूमि पर फोकस करेंगे और किस प्रकार से भारत की भूमि पर पुर्तगाली कब्जा करना शुरू करेंगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा लिखवाने के पश्चात लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियास बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप ऑब्लिक उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचा। केप ऑफ गुड होप ऑब्लिक उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचा। ऑब्लिक उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचा। ब्रैकेट में लिख लीजिए साउथ अफ्रीका। ये स्थल साउथ अफ्रीका में है, बल्कि साउथ अफ्रीका के भी साउथ में। याद रहे अभी तक कोई भी यूरोपीय यहां तक नहीं पहुंचा था, इधर से आने का कोई मतलब ही नहीं था, यही मार्ग था भारत आने का। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो ये बार्थोलोम्यू डियास ही है। बार्थोलोम्यू डियास डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। तो कॉमन सेंस का यूज करते हैं आप, तो कई जैसे बहुत सी बातें मैं पढ़ा रहा हूं, तो कई प्रश्नों का उत्तर तो डायरेक्ट आपको नोट से या स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। यदि आपकी समझ बढ़ गई तो इनडायरेक्टली भी अगर कोई प्रश्न आता है और डायरेक्ट वो नोट्स में नहीं है या स्टडी मटेरियल में नहीं है, फिर भी आप उसका उत्तर दे पाते हैं, यदि आपकी समझ बढ़ी हुई है तो। इसलिए समझ बढ़ाने पर मेरा बड़ा बल होता है। लिखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में 17 मई ऑब्लिक 20 मई 17 मई ऑब्लिक 20 मई 1498 ईस्वी को सत्रह मई ऑब्लिक 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मानिक की सहायता से गुजराती व्यापारी अब्दुल मानिक की सहायता से गुजराती व्यापारी अब्दुल मानिक की सहायता से भारत में कप कडाबू बंदरगाह भारत में कप कडाबू बंदरगाह भारत में कप कडाबू बंदरगाह ब्रैकेट में कालीकट डैश करके केरल ब्रैकेट में कालीकट डैश करके केरल ब्रैकेट क्लोज पर पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कालीकट में उपस्थित
अरबी व्यापारियों ने कालीकट में उपस्थित अरबी व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। कालीकट में उपस्थित अरबी व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया, किंतु कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा को कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा को संरक्षण प्रदान किया गया। वास्को डी गामा को संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वास्को डी गामा साओ गैब्रियल वास्को डी गामा साओ गैब्रियल नामक जहाज से भारत आया था। वास्को डी गामा साओ गैब्रियल नामक जहाज से भारत आया था। वास्को डी गामा साओ गैब्रियल नामक जहाज से भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1500 ईस्वी में तेरह समुद्री जहाजों के साथ 1500 ईस्वी में 13 समुद्री जहाजों के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया। तेरह समुद्री जहाजों के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया। नेक्स्ट लाइन में 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। पंद्रह सौ दो ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आए। सारी पुर्तगाली हैं, आप लोग पुर्तगाली कंपनी ही पढ़ रहे हैं। 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आया। अल्बुकर्क भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कोचीन ब्रैकेट में केरल 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कोचीन ब्रैकेट में केरल ब्रैकेट क्लोज में फैक्ट्री स्थापित की गई। फैक्ट्री स्थापित की गई। नेक्स्ट लाइन में
लिखिएगा 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में डी अल्मीडा भारत आया। फिर लिखिए अल्मीडा भारत में डी अल्मीडा भारत आया। अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ब्रैकेट में 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक नेक्स्ट लाइन में लिखिए अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अल्मीडा ने नीले पानी की नीति ऑब्लिक शांत जल की नीति ऑब्लिक शांत जल की नीति ऑब्लिक शांत जल की नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट अल्मीडा ने नेक्स्ट पॉइंट है शांत जल की नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट है अल्मीडा ने अरब मिस्र अल्मीडा ने अरब मिस्र और गुजरात की अरब मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना को गुजरात की संयुक्त नौसेना को पराजित करके नौसैनिक सर्वोच्चता पराजित करके संयुक्त नौसेना को पराजित करके नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित की। नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित की। लिखिएगा पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट लाइन में लिखिए पुर्तगालियों ने अतिरिक्त आय के लिए लिखकर डैश करिए। पुर्तगालियों ने अतिरिक्त आय के लिए पुर्तगालियों ने अतिरिक्त आय के लिए लिखकर डैश करिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए फर्स्ट पॉइंट
कार्य जारी किया, फर्स्ट पॉइंट है कार्य जारी किया, कार्य जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेडा काफिला व्यवस्था की शुरुआत की, आर्मेडा काफिला व्यवस्था की शुरुआत की, आर्मेडा काफिला व्यवस्था की शुरुआत की। और नेक्स्ट पॉइंट, लूट मार शुरू की, लूट मार शुरू की, लूट मार शुरू की या लूटपाट शुरू की, कुछ भी लिखिए, लूटपाट शुरू की। ब्रैकेट में लिखिएगा हुगली, हुगली, डैश करके बंगाल, हुगली डैश करके बंगाल, पुर्तगालियों के लूटपाट का, हुगली पुर्तगालियों के लूटपाट का मुख्य केंद्र था, हुगली पुर्तगालियों के लूटपाट का मुख्य केंद्र था, हुगली पुर्तगालियों के लूटपाट का मुख्य केंद्र था। लूटपाट का मुख्य केंद्र था। थोड़ा सा रुकिए और अब मुझे ये बताइए कि जिस स्पीड में मैं आपको लिखवा रहा हूँ स्पीड ठीक है या कुछ कम कर दूँ? आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई भी समस्या आती है तो तुरंत मुझे जो है आप बताएं, और लाइव चैट की सुविधा है आपके पास। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं जिस स्पीड में मैं आपको लिखवा रहा हूँ यह स्पीड ठीक है या स्पीड कुछ कम करूँ? वैसे मुझे लगता है कि मैं जिस स्पीड में लिखवा रहा हूँ ये ठीक है, न बहुत कम है न बहुत अधिक। फिर भी आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताएं स्पीड ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी को भी कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे क्लियर करा लें। वंदना तिवारी लिख रही हैं कि ठीक है, बढ़िया। किसी को भी समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं स्पीड कम कर दूंगा। और बाकी आज जो कुछ मैंने पढ़ाया, यदि किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो, कोई समस्या हो तो मेरे सामने रख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। कोई भी ऐसा जिसे आज के लेक्चर में कोई समस्या हुई हो? मैं थोड़ा सा फ्लो में पढ़ाता हूँ। फ्लो का मतलब होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आप लोग को रोक देता हूँ, हथियार रख दें, कुछ लिखें मत, ताकि आप लोग मुझे सुने। और फ्लो में इसलिए भी पढ़ाता हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा तो स्लो पढ़ाने पर क्या होता है कि बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे, उनको लगता है समझ में आ रहा है तो उनका दिमाग इधर उधर जाता है। और मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूँ कि आपका ध्यान जो है वो भटक ही ना पाए। आप समझ जाएंगे कि नहीं भटकेगा, समस्या हो जाएगी। गाड़ी की स्पीड कम हो, आप बाइक चला रहे हैं, स्पीड कम है, इधर उधर देखते रहते हैं, कोई स्पीड ज़्यादा तो है नहीं, क्या दिक्कत है? स्पीड थोड़ा सा अधिक होती है ना तो सामने फोकस होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं थोड़ा सा फ्लो मेंटेन करके चलना चाहता हूँ कि आपकी एकाग्रता बनी रहे और चीज़ें आपको समझ में आती रहें, आपका ध्यान मेरे लेक्चर से ना हटे, नहीं तो मैं जानता हूँ आपको समस्या होगी। पर उस पर भी अगर किसी को कहीं कोई समस्या होती है तो बताइएगा, वैसे होगी नहीं बच्चों। 2-3 लेक्चर तक जाते जाते आप मेरी शैली से परिचित हो जाएंगे और मेरे साथ पढ़ने में अभ्यस्त हो जाएंगे। और 3 से 4 लेक्चर तक जाते जाते आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बढ़ता जाएगा, उसके बाद तो बढ़ता ही रहेगा। और ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये अनुभव बोलता है। चलिए ठीक है, स्पीड अच्छी है। बाकी किसी को कोई समस्या? अनुपम लिख रहे हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जल्दी ही हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा। आरुष, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो लिखवाया जाएगा, प्लस जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सफिशिएंट है। इसके अलावा बस प्रीवियस ईयर आप देखें और प्रैक्टिस से जितना सॉल्व कर पाएँ करें, ये करना है।
हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं अनुपम। मैंने तो कहा बेटा जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा दृष्टि आईएएस की ओर से उसे तो पढ़ना ही है। हाँ रिकॉर्डेड क्लास तो मिलती है आप लोगों को। अच्छा ठीक है मनीष बेटा, क्लास में जो कुछ नोट करा रहा हूँ उसे नोट करना पड़ेगा। अनुपम लिख रहे हैं सर आपने जो पढ़ाया सब अच्छे से याद हो गया, बहुत बढ़िया। शिवम लिख रहे हैं नो डाउट सर सब समझ में आ गया, वेरी गुड। अनुपम लिख रहे हैं अच्छा लगा पढ़कर, बढ़िया। बाकी लोग बताएं, किसी को कोई भी समस्या? शुरुआत के 1 घंटे तक जो मैंने पढ़ाया उसको छोड़िए आप। जहाँ से मैंने पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया, जहाँ से मैंने लिखवाया यूरोपियों का आगमन, फिर यूरोप की कंपनियाँ, फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ से कोई समस्या हो तो बताएं। इसके पूर्व तो बस मैं आपको इतिहास से परिचित करा रहा था, बस वहाँ कुछ मैं पढ़ा ही नहीं रहा था। बस ये बता रहा था देखो ऐसे समझा जाता है, तो वहाँ तो आप जाइए ही मत। अभी पिछले 1 घंटे में जो कुछ मैंने समझाया या लिखवाया वहाँ कोई समस्या हो तो बताएं। बेटा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा शुभम। क्लास की पीडीएफ के बारे में मैनेजमेंट बैच कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिएगा, वो बता देंगे। अब शेख लिख रहे हैं हिस्ट्री को समझने का तरीका ही बदल गया सर। बस बेटा मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था कि इतिहास विषय को पढ़ने और समझने का आपका जो तरीका है वो बदल जाए। परंपरागत तरीके से आपको पढ़ना नहीं है, वो तरीका सही ही नहीं है। डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, और जब आप भीड़ से अलग चलेंगे तो अलग आपकी पहचान बनेगी और आप रिकॉर्ड कायम करेंगे। भीड़ में तो लोग खो जाते, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। महिमा लिख रही हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर। शशांक लिख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक, कोई भी ले लीजिए। जूम क्लास कब होगी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अभिषेक लिख रहे हैं मज़ा आ गया। शशांक लिख रहे हैं पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है सर आपकी। अना लिख रहे हैं सर आपने अच्छा पढ़ाया। कार्ज क्या है? एक परमिट था, परमिट एक प्रकार का परमिट। अगर कोई भी जैसे आप लोगों को मान के चलो कि कोई कहीं पर वीआईपी मीटिंग हो रही है और आपको भी बुला लिया जाए, तो आप लोगों को पास दिया जाता है। अगर वो पास लेकर नहीं जाएंगे ना, घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो समुद्री मार्ग से कोई जा रहा है व्यापार करने, मान के चलो भारत से कोई निकला कि मैं मिस्र में जाकर वस्तुएं बेचूंगा समुद्री जहाज लेकर, अगर पुर्तगालियों द्वारा दिया गया कार्य उसके पास नहीं है, एक प्रकार का परमिट, तो पुर्तगाली उसको समुद्र में आगे ही नहीं बढ़ने देते और उसके जहाज को लूट लेते। सर इस अकॉर्डिंग पढ़ाएं कि एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, टारगेटेड बैच है, बिल्कुल कंप्लीट होगा एग्जाम से पहले। पीयूष लिख रहे हैं समझ में आया। पीडीएफ के बारे में बैच कोऑर्डिनेटर से पूछिएगा बेटा। महिमा बहुत अच्छा लगा पढ़कर, पीयूष लिख रहे हैं। अनुपम लिख रहे हैं अच्छे से समझ। हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा अनुपम। सुखबीर लिख रहे हैं मैं आपकी शैली से पहले से ही परिचित हूँ, ऑल क्लियर सर, बढ़िया। प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले लीजिए। शिवम लिख रहे हैं आपके पढ़ाने का तरीका यूनिक है, थैंक यू सर। बेसिक बुक पढ़ना जरूरी है, अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं, एग्जाम पास में है। बस स्टडी मटेरियल दृष्टि आई इसका क्लास का लेक्चर और नोट्स। घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले सकते, बिल्कुल ले लीजिए, बढ़िया। तो चलिए आप सभी लोगों को बातें समझ में आई, बहुत अच्छा लगा। इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है कि नहीं मेहनत सार्थक हो रही है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।